Good morning, all, and happy Friendship Day to all. Today, we will start with the remaining things which is pending. Okay, हम लोग ने कल SEO टॉपिक से चालू किया था. ओके, अगर आप लोग को आपने अगर रिवाइज किया होगा, एक बार होमवर्क किया होगा तो आपको याद होगा. और एक बार मैं भी आपको वापस थोड़ा फटाफट फ्लैशबैक में लेके जाता हूँ, रिवाइज करवा देता हूँ. और फिर हम लोग आगे जो आज का बाकी है, ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन जो छोटा सा टॉपिक है, और ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन का छोटा 2-3 टॉपिक्स है जो बाकी है, वो आज हम लोग कंप्लीट करेंगे. ठीक है. सो सबसे पहले हम लोग ने कल देखा था कि एसईओ क्या होता है. सबसे पहले ओके, सो एसईओ का फुल फॉर्म सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है. ठीक है. इसका यूज क्या होता है, तो वेबसाइट को रैंक करने के लिए फर्स्ट पेज के ऊपर. ठीक है. अभी हम लोग ने डिफरेंस देखा कि सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे दो टाइप के हम लोग को रिजल्ट्स दिखते हैं. एक होता है पेड एड होता है, जिसमें ऊपर एडी लिखा हुआ होता है. और दूसरा होता है, एक मिनट, कुछ टेक्निकल इश्यू आ रहा है. यस. सो हम लोग लास्ट हम लोग ने जो स्टार्ट किया था एसईओ, जिसमें हम लोग ने देखा था दो टाइप के रिजल्ट हम लोग को सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे दिखते हैं. एक जो रहता है वो पेड एड रहता है, जिसमें ऊपर एडी लिखा हुआ आता है, जिसको हम लोग पीपीसी एड भी बोलते हैं, विच इज कॉल्ड पे पर क्लिक एड. और दूसरा जो नीचे जो रिजल्ट्स आते हैं, जो जिसके आगे एडी नहीं लिखा हुआ आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक रिजल्ट बोलते हैं. ये ऑर्गेनिक रिजल्ट जो रहता है वो किस से ऊपर आता है, एसईओ से ऊपर आता है. मतलब जो ऑर्गेनिक रिजल्ट से जो लिंक्स आती है वो एसईओ से आती है. ठीक है. सो अगर हम लोग कल का जो एग्जाम्पल हम लोग ने लिया था, ठीक है, तो हम लोग ने स्टार्ट किस तरह से किया था कि एसईओ में दो टेक्निक्स रहती है जो हम लोग को यूज करनी रहती है. एक होता है ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, और दूसरा होता है ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन. ऑन पेज और ऑफ पेज, ये दो अलग अलग टेक्निक्स रहती है जो बेसिकली हम लोग एसईओ के अंदर यूज करते हैं. हेलो. या. सो ऑन पेज और ऑफ पेज, ये दो अलग अलग टेक्निक्स रहती है. ये दो टेक्निक से हम लोग की वेबसाइट जो है वो हम लोग फर्स्ट पेज पे रैंक कर सकते हैं. ओके. सो हम लोग ने कल ऑन पेज टेक्निक से चालू किया था. जब भी हम लोग ऑन पेज टेक्निक से चालू करते हैं, तभी फर्स्ट स्टेप हम लोग को क्या करना रहता है, तो वेबसाइट का ऑडिट करना रहता है. नाउ व्हाट इज ऑडिट मीनिंग, ऑडिट का मीनिंग क्या होता है, तो जो वेबसाइट पे हम लोग को एसईओ करना है, उसमें कौन से फॉल्ट है, मतलब क्या चीज नहीं है, क्या चीज है, वो हम लोग को बेसिकली देखना होता है. ओके. सो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले वेबसाइट का ऑडिट करते हैं. वेबसाइट का ऑडिट करने के बाद ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है, हम लोग को क्या करना रहता है, तो कीवर्ड का एनालिसिस करना रहता है वेबसाइट पे जाके. मतलब वो वेबसाइट क्या क्या प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करती है, वो हम लोग को पहले देखना है. और उसको देखने के बाद हम लोग को उसके रिलेटेड कीवर्ड्स फाइंड आउट करना है, कीवर्ड्स. ठीक है. तो कीवर्ड्स हम लोग देखा था क्या होता है कीवर्ड, तो हम लोग गूगल में जाके जो सर्च क्वेरी लिखते हैं, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, कीवर्ड लिख बोलते हैं. कीवर्ड जो रहते हैं वो अगेन दो टाइप के कीवर्ड रहते हैं. एक होता है लॉन्ग टेल कीवर्ड होता है, और दूसरा रहता है शॉर्ट टेल कीवर्ड रहता है. लॉन्ग टेल कीवर्ड क्या होता है, जो 3 वर्ड या 3 वर्ड से ऊपर जिसमें रहता है कीवर्ड के अंदर, दैट इज बेसिकली अ लॉन्ग टेल कीवर्ड. शॉर्ट टेल कीवर्ड मतलब एक या दो वर्डिंग्स आप जो लिखते हो कीवर्ड के अंदर, तो उसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट टेल कीवर्ड. ठीक है. शॉर्ट टेल कीवर्ड कभी भी आप एसईओ में यूज मत करना, इससे आपकी वेबसाइट जल्दी रैंक नहीं होगी, क्योंकि सर्च में रिजल्ट्स ही कम आएंगे इसके लिए.
तो अगर वेबसाइट को रैंक जल्दी फटाफट करना है तो आप अपने वेबसाइट के ऊपर लॉन्ग टेल कीवर्ड ही यूज करना चाहिए आप लोग को। सो वो हम लोग ने देखा था। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कीवर्ड फाइंड आउट करना है तो उसके लिए बेस्ट टूल कौन सा है, गूगल ऐड करके है, गूगल कीवर्ड प्लानर का टूल है जिसमें आप जाके कीवर्ड फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, सो हम लोग ने गूगल कीवर्ड प्लानर में गए थे हम लोग और उसमें से कीवर्ड्स फाइंड आउट किए थे अलग अलग, और अकॉर्डिंगली हम लोग ने हर एक पेज के 5-5 कीवर्ड जो है वो शॉर्ट आउट करके रखे थे बेसिकली। ठीक है, सो हर एक पेज के हम लोग ने 5-5 कीवर्ड्स जो है वो शॉर्ट आउट करके रखे थे। और उसके बाद हम लोग ने नेक्स्ट स्टेप क्या किया था, शॉर्ट आउट करने के बाद रिजल्ट पेज किस तरह से बनाते हैं, मतलब जब भी हम लोग गूगल में जाके अगर कोई लिखेगा बेकरी के बारे में, हम लोग ने कल केक शॉप का एग्जांपल लिया था, बेकरी का एग्जांपल लिया था। ठीक है, तो हम लोग को भी ऐसा एक रिजल्ट बनाना था जिसके अंदर इस तरह से ब्लू लाइन में है उसको हम लोग टाइटल बोलेंगे, ऊपर जो वेबसाइट का नाम लिखा है उसको हम लोग यूआरएल बोलेंगे, और ये जो लिखा है उसको हम लोग डिस्क्रिप्शन बोलेंगे। ठीक है, तो हम लोग ने क्या किया था, एक्सेल शीट के अंदर हर एक पेज वाइज उसका सबसे पहले एक फोकस कीवर्ड लिया था। फोकस कीवर्ड का मीनिंग क्या होता है, एक वो पेज का मेन कीवर्ड कौन सा है हम लोग के हिसाब से वो हम लोग ने उधर सिलेक्ट किया था। फिर हम लोग ने टाइटल लिखा था। ठीक है, टाइटल में आपका एक कीवर्ड आ जाना चाहिए। सेकंड थिंग, टाइटल जो है उसका हर एक वर्ड जो है वो फर्स्ट लेटर कैपिटल में होना चाहिए, और इसका जो लेंथ का साइज है वो मिनिमम 60 और मैक्सिमम 80 होना चाहिए। अगर आपका टाइटल आप लिखते हो तो 60 से 80 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए। टाइटल आपने लिखा है वो कितने कैरेक्टर का है वो फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ने एक्सेल के मतलब इसके अंदर एक फॉर्मूला यूज किया था, जो इज इक्वल टू से हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, इज इक्वल टू लिखा था, LEN लिखा था लेंथ फाइंड आउट करने के लिए। ब्रैकेट ओपन किया हम लोग ने और इधर सिलेक्ट कर दिया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, टाइटल का लेंथ जो है वो लेंथ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है डिस्क्रिप्शन आता है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन के अंदर आप सामने वाले को कुछ मैसेज दे रहे हो, कुछ बता रहे हो, वो हिसाब से आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है। डिस्क्रिप्शन जो है उसका मिनिमम लेंथ होना चाहिए 150 कैरेक्टर का, मैक्सिमम लेंथ होना चाहिए 180 कैरेक्टर का। तो इन बिटवीन आप कैरेक्टर वाइज डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हो। डिस्क्रिप्शन भी आपको इस तरह से लिखना है जिसके अंदर आपको एक कीवर्ड ऑटोमेटिकली वो पर्टिकुलर पेज का आ जाना चाहिए। ठीक है, इस तरह से हम लोग ने एक्सेल शीट बनाया था जिसमें ये सब चीज हम लोग ने मेंटेन किया था। मैंने आपको एग्जांपल सिर्फ होम पेज का लिखा था, वैसे आपको बिस्किट, केक, खारी, टोस्ट, कॉन्टेक्ट जितने भी अलग अलग पेजेस है वो सब पेजेस के आपको टाइटल डिस्क्रिप्शन फाइंड आउट करना है और अकॉर्डिंगली उसको एक्सेल के अंदर मेंटेन करना है। फिर हम लोग को क्या करना था कि ये जो हम लोग ने सब बनाया उसको एक्चुअली कोडिंग में डालना था, बिकॉज हम लोग क्या कर रहे हैं, कौन सी टेक्निक अभी यूज कर रहे हैं, ऑन पेज टेक्निक यूज कर रहे हैं। ऑन पेज टेक्निक के अंदर क्या होता है बेसिकली, तो ऑन पेज टेक्निक के अंदर हम लोग को ये कोडिंग को वेबसाइट के अंदर, ये जो हम लोग ने सब एक्सेल में लिखा है उसको कोडिंग थ्रू वेबसाइट के अंदर डालना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वेबसाइट के कोडिंग में हम लोग को जाना पड़ेगा। अभी मैंने आपको बोला था कि वेबसाइट का कोडिंग तो हम लोग के पास नहीं रहेगा फिलहाल, बिकॉज उसके लिए हम लोग को उसका जहाँ पे वो वेबसाइट होस्ट हुआ है, अगर वो GoDaddy में होस्ट हुआ है तो GoDaddy का यूज़र नेम पासवर्ड होना चाहिए, अमेजोन में होस्ट हुआ है तो अमेजोन का यूज़र नेम पासवर्ड होना चाहिए। तो वो यूज़र नेम पासवर्ड हम लोग को मिलता है। यूज़र नेम पासवर्ड मिलने के बाद उसका हम लोग को सोर्स कोड ओपन करना है, और सोर्स कोड ओपन करने के बाद ओके सोर्स कोड ओपन करने के बाद हम लोग को सोर्स कोड ओपन करने के बाद हम लोग को बेसिकली क्या करना है, उसके अंदर एडिट करना है।
ठीक है। सो बेसिकली अभी अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ओके, तो नोटपैड में हम लोग ने क्या लिखा था वो हम लोग देख लेते हैं एक बार वापस। सो आपको वो ध्यान में रहे, और ये चीज़ अगर आपने नहीं लिखा है तो लिख लेना, बिकॉज ये मैं आपको जो नोट्स शेयर करूँगा उसके अंदर ये कोडिंग नहीं है। सो बेटर है अगर आप इसको लिख लोगे तो अच्छा होगा, ठीक है। सो सबसे पहले इस तरह से कुछ मैंने कल बताया था, HTML हेड तो ऑलरेडी आपके वेबसाइट पे लिखा होगा। उसके बाद आपको मेटा नेम इज इक्वल टू टाइटल, ये लाइन आपको वेबसाइट के अंदर ऐड करना है आपके पेज के अंदर, ओके। और कंटेंट इज इक्वल टू, ओके, और कंटेंट इज इक्वल टू के अंदर जाके आपको जो एक्सेल के अंदर आपने जो टाइटल लिखा था उसको आपको कॉपी करके इसमें आपको पेस्ट करना है, ठीक है। फिर मेटा नेम इज इक्वल टू डिस्क्रिप्शन, ठीक है। डिस्क्रिप्शन हम लोग ने लिखा था, ओके फाइन। मेटा नेम इज इक्वल टू डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में हम लोग ने लिखा था, जो डिस्क्रिप्शन नोटपैड में है वो हम लोग ने लिखा था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है मेटा नेम इज इक्वल टू कीवर्ड और कंटेंट इज इक्वल टू। इधर आपको क्या करना है, जितने भी आपने कीवर्ड्स फाइंड आउट किए रहेंगे वो सब कीवर्ड जो है वो इधर लिख देना है, ठीक है। सो हम लोग ने इधर जो भी कीवर्ड है वो आपको हर एक कीवर्ड कॉमा कॉमा करने के बाद लिखना है, इस तरह से, ठीक है। सो ये चीज जो है वो आपको हर एक पेज वाइज आपको बनाना है, मतलब हर एक पेज के अंदर जाके ये चीज को आपको एडिट करना है, आपका टाइटल, आपका डिस्क्रिप्शन और आपके कीवर्ड्स। कीवर्ड जो है वो इम्पोर्टेंट है, जितने मैक्सिमम कीवर्ड आपको मिलते हैं वो आप इधर आके लिख सकते हो, ठीक है। बिकॉज अगर आपके कीवर्ड जितने ज़्यादा रहेंगे उतने आपके सर्च रिजल्ट में आपके वेबसाइट आने का चांस ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। सो बेटर आपको कीवर्ड जो है उसको उस पर ज़्यादा फोकस करना है और कीवर्ड के ऊपर ही काम करना है। ये हो जाने के बाद, ओके, आपको ये जो बेसिकली कोडिंग है वो आपके सर्वर के ऊपर अपलोड कर देना है, जहाँ पे आपका वेबसाइट होस्ट हुआ होगा वो। सो ऑटोमेटिकली बेसिकली आपका वेबसाइट है वो धीरे धीरे रैंक करने का चालू हो जाएगा, ठीक है। सो हम लोग ने ये क्या किया, कोडिंग के ऊपर बेसिकली काम किया, और कोडिंग के ऊपर काम करने के बाद, ओके, हम लोग ने इसको वापस उसके सर्वर पे अपलोड कर दिया। यहाँ तक कल हम लोग ने कल देखा था। अभी दूसरी चीज मैंने आपको कल लास्ट में बताया था, ओके, कि एक चीज हम लोग को और क्या इसमें सीखनी है, किस तरह से हम लोग कॉम्पिटिटर की वेबसाइट में उसने किस तरह से एसईओ किया है वो हम लोग देख सकते हैं या यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, तो कल हम लोग ने जो टूल्स देखे थे वो टूल्स का यूज करके भी देख सकते हो। ऑडिट टूल्स देखे थे अलग अलग एसईओ रिपोर्ट के लिए, तो उसमें भी सब आ जाएगा। और उससे भी एक बेस्ट टूल है जिसका नाम है स्क्रीमिंग फ्रॉग करके, ठीक है। अभी ये स्क्रीमिंग फ्रॉग जो टूल है वो आपको बेसिकली डाउनलोड करना पड़ेगा, स्क्रीमिंग फ्रॉग, ठीक है। ये जो टूल है वो पेड होता है, पेड मतलब कंपलसरी इसमें आपको पैसा देके ही ये टूल आप यूज कर सकते हो। लेकिन इसमें ट्रायल वर्जन अगर आप यूज करते हो जिसमें पैसा पैसा नहीं देना देना होता है, उसके अंदर भी वो अप टू 500 पेजेस तो सर्च करके देता है। तो दैट इज मोर देन इनफ, बिकॉज कोई भी वेबसाइट का 500 पेजेस होता ही नहीं है पहली बात। यस, अमेजोन फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट के पेजेस रहते हैं तो उसको हम लोग इसमें सर्च नहीं कर सकेंगे,
लेकिन जो छोटी मोटी वेबसाइट है वो मैक्सिमम 15, 20, 25 पेज की रहती है, उससे ज्यादा पेजेस की नहीं रहती है। तो उसको आप आराम से इसके अंदर ऑडिट कर सकते हो बेसिकली। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्रीमिंग फ्रॉग करके एक जो सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड करना पड़ेगा। मैं मीनवाइल वो सॉफ्टवेयर आपको मैं डाउनलोड करके बताता हूँ किस तरह से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। आपको जस्ट गूगल में जाना है। ओके, और गूगल में जाके लिख देना है स्क्रीमिंग फ्रॉग। ठीक है, तो ये जो स्क्रीमिंग फ्रॉड सॉफ्टवेयर जो है, ठीक है, इसको हम लोग डाउनलोड करेंगे। ठीक है, सो बहुत ही छोटा साइज है इसका, 417 MB का सॉफ्टवेयर है ये। जैसे आप ये डाउनलोड करते हो, ठीक है, 1 मिनट में डाउनलोड हो जाएगा। हम लोग इसको ओपन करके देखते हैं कि किस तरह से हम लोग इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। जैसे आप इसको डाउनलोड करोगे, आप अपने कंप्यूटर की वेबसाइट का नाम सिर्फ इसके अंदर डाल देना है, जो वेबसाइट को आपको एनालिस करना है। मैं क्या करता हूँ, हम लोग इधर एक वेबसाइट भी ओपन कर रहे थे, कोई भी एक, सपोज ये टी टेक्नोलॉजी वेबसाइट है। ठीक है, अभी मुझे देखना है कि ये वेबसाइट ने अपने वेबसाइट पे किस तरह से एसईओ यूज किया है, क्या क्या कीवर्ड्स डाले हैं, दूसरे क्या क्या कमांड डाले हैं जिससे इसका एसईओ अच्छा है या बुरा है, जो भी है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये वेबसाइट को ये सॉफ्टवेयर के अंदर हम लोग इसका नाम डालेंगे। जैसे हम लोग इसका नाम डालेंगे तो उसका पूरा जो रिपोर्ट है वो हम लोग को दिखाई देगा, और अकॉर्डिंगली वी कैन प्लान आवर वेबसाइट। ठीक है, हम लोग जब भी मेरे वेबसाइट का मैं जब भी एसईओ करूंगा, तो मैं ध्यान रखूंगा कि इसने अपने वेबसाइट पे किस तरह से की है, उससे और बेटर करके मैं अपने वेबसाइट पे डाल सकूं। ठीक है, सो अगर आप प्रैक्टिकल इंडस्ट्री में जाओगे, कहाँ पे भी जॉब करने भी जाओगे, बड़ी कोई कंपनी रहेगी, तो वो लोग भी इस तरह से ही करते हैं। डायरेक्टली किसी को मालूम नहीं पड़ता कि ये इंडस्ट्री में कैसा होता है एसईओ, वो इंडस्ट्री में कैसा होता है। वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग इस तरह से ही पहले कंप्यूटर का, मतलब अगर सपोज कल उठ के मेरे पास फॉर एग्जांपल ड्रीम 11 वाला आ गया और उसने बोला कि मुझे अपने ऐप का और वेबसाइट का एसईओ करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा मालूम है, कि ड्रीम 11 के जो कंप्यूटर्स है, ठीक है, जो आजकल बहुत सारे अलग अलग आ गए हैं, ये क्रिकेट मैच वाले ही, तो मैं वो लोग के सबके ऐप है या फिर वेबसाइट है, उसका एसईओ किस तरह से वो लोग करते हैं, वो मैं पहले एनालिसिस करूंगा, और एनालिसिस करने के बाद फिर मैं वो ड्रीम 11 के ऊपर एसईओ का काम करूंगा, तो जिससे मुझे भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि किस तरह से वो लोग अपने वेबसाइट के ऊपर एसईओ करते हैं, तो मुझे उसका प्लानिंग भी मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, तो एक चीज ये है। दूसरा चीज, कि जब भी आप कंप्यूटर का एसईओ करते हो, ठीक है, तो कंप्यूटर के एसईओ करने से दूसरा और एक चीज आपको क्या मालूम पड़ता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, कीवर्ड। अभी इसमें एसईओ है ना, दो टेक्निक से होता है। अभी मैं दूसरा टेक्निक आपको नहीं सिखाऊंगा, और मैं नहीं, कोई नहीं सिखाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लैक हैट एसईओ। ब्लैक हैट, एक होता है व्हाइट हैट एसईओ होता है, और दूसरा होता है ब्लैक हैट एसईओ। ब्लैक हैट एसईओ का मीनिंग क्या होता है मालूम है, अनएथिकल प्रैक्टिस। अनएथिकल प्रैक्टिस का मीनिंग ये होता है कि आप कुछ चोरी करोगे या कुछ ऐसा अनएथिकल प्रैक्टिस करके आपकी वेबसाइट जल्दी जल्दी फर्स्ट पेज पे लेके आओगे, तो उसको बोलते हैं अनएथिकल। अभी इसका एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूं आपको, कि बहुत बार आप लोग ने एक्सपीरियंस किया होगा, तो मैं उसके बेस पे एक दूसरा नया एग्जांपल लेता हूं, कि अगर सपोज मैंने ड्रीम 11 जैसा एक ऐप बनाया, जिसमें सब लोग क्रिकेट खेल सके, ठीक है, और पैसा कमा सके, लेकिन मेरा ऐप है ना उतना पॉपुलर नहीं है। ठीक है, तो अगर मुझे अनएथिकल प्रैक्टिस आता है, अगर मुझे ब्लैक हेड एसईओ आता है, ठीक है, तो मैं ऐसा कुछ टेक्निक्स यूज करूंगा, जिसमें अगर कोई गूगल में जाके ड्रीम 11 के बारे में सर्च करेगा ना, तो भी उसको मेरा ऐप आएगा, ना कि वो ड्रीम 11 का वेबसाइट या ऐप आएगा। इन शॉर्ट, वेबसाइट डाइवर्सिफिकेशन। ओके,
कि अगर मैं कोई फेमस वेबसाइट के लिए सर्च करता हूँ तो ऑटोमेटिकली वो डाइवर्ट होके दूसरे कोई वेबसाइट में चले जाएगा बेसिकली। ओके, तो हम लोग जब भी कोई सॉफ्टवेयर वॉफ्टवेयर डाउनलोड करने गूगल पे बैठते हैं ना, तो तभी इश्यू ये बहुत ही आता है कि हम लोग सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने बैठे, लेकिन वो क्लिक करते करते जब भी वो डाउनलोड पे क्लिक करते तो हम लोग को वो दूसरे कोई लिंक पे ही लेके जाता है बेसिकली। ठीक है, तो उसको हम लोग स्पामिंग, वेबसाइट स्पामिंग भी बोल सकते हैं एक्चुअली, जो नॉर्मल लैंग्वेज में। और ये जो टेक्निक है वो होता है ब्लैक कैट एसईओ का टेक्निक होता है। सो ये ब्लैक कैट एसईओ हम लोग यूज नहीं करते हैं, और प्रैक्टिकली बाहर भी आपको ये कोई टेक्निक सिखाएगा नहीं यूज करने के लिए। बिकॉज क्या होता है कि अगर आपने ब्लैक कैट एसईओ कोई भी वेबसाइट पे किया और अगर गूगल को मालूम पड़ गया तो आपका जो वेबसाइट है वो गूगल परमानेंटली ब्लॉक कर देगा। ठीक है, वो फिर आप वेबसाइट कभी भी वापस चालू नहीं कर सकोगे। सो 4-5 साल पहले क्या करते थे लोग, ब्लैक एड एसईओ बहुत करते थे, लेकिन लास्ट 2-3 साल में गूगल ने अपना अल्गोरिदम इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया, अल्गोरिदम मतलब उसका जो स्पाइडर है, क्रॉलर है, उतना स्ट्रॉन्ग कर दिया है कि कोई अभी ब्लैक एड एसईओ करने को सोचता भी नहीं है बेसिकली। ठीक है, सो अभी ये सॉफ्टवेयर जो है स्क्रीमिंग फ्रॉग वो ओपन हो गया है। मैं इसको ओपन करता हूँ स्क्रीन शेयरिंग नया लेके। जस्ट अ मिनट। सो हम लोग 2 मिनट वेट करते हैं, ये इंस्टॉल हो जाएगा। सो आई कैन शो यू कि किस तरह से इसमें हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं। ओके, सो जब तक ये इंस्टॉल होने में टाइम जा रहा है तब तक हम लोग आगे दूसरा जो पॉइंट है उस पे देखते हैं। ठीक है, सो कल मैंने आपको एक चीज बताया था इसके अंदर कि क्रॉलर जो रहता है वो वेबसाइट के ऊपर आके बहुत सारे जो पेजेस रहते हैं वेबसाइट के उसको क्रॉल करके जाता है और फिर अपने सर्वर पे स्टोर करता है और अकॉर्डिंगली फिर रिजल्ट दिखाता है। ओके, अभी मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, इसमें एक दो फाइल जो रहता है वो आपको, फाइल जो है वो गूगल में और सर्वर पे और भी सबमिट करना पड़ता है। जो फाइल का नाम होता है साइट मैप फाइल और रोबोट फाइल। नाउ ये साइट मैप और रोबोट ये क्या होता है उसका मीनिंग मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले होता है साइट मैप फाइल। अभी ये जो क्रॉलर जो है, क्रॉलर वो आपके वेबसाइट के पेजेस को क्रॉल कभी करेगा मालूम है, जब भी आपने साइट मैप फाइल बना के सबमिट किया होगा तो वो क्रॉल करेगा, तब तक वो क्रॉल नहीं करेगा। तो ये साइट मैप फाइल क्या होता है, तो साइट मैप फाइल एक ऐसा फाइल होता है जिसके अंदर आप अपने वेबसाइट के पेजेस सबमिट करते हो कि ये पेजेस क्रॉलर आके क्रॉल कर सकता है। ओके, बिकॉज क्या होता है मालूम है
कि ऐसा जरूरी नहीं है कि मेरी वेबसाइट है तो मेरे वेबसाइट के सब पेजेस में क्रॉल कर रहा हूँ, बिकॉज कोई कोई पेज ऐसा रहता है ना कि वो एडमिन पर्पस रहता है। एडमिन पर्पस का मीनिंग क्या होता है कि वो मेरे एम्प्लॉय के लिए ही रहता है, वो यूजर्स के लिए या कस्टमर के लिए नहीं है। तो अगर कोई गूगल में जाके सर्च करेगा मेरे वेबसाइट के लिए या कोई प्रोडक्ट के लिए, तो मुझे ऐसा चाहिए कि मेरे वो पर्टिकुलर एडमिन पेज है जो मेरे लिए सिर्फ काम के है, ना ना कि कस्टमर के लिए काम के है। तो वो पेज का लिंक मुझे नहीं दिखाना है, मतलब गूगल सर्च में कभी भी फ्यूचर में। तो मैं क्या करूंगा, वो पेज को साइट में फाइल में सबमिट नहीं करूंगा। अभी आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर सपोज आप HDFC बैंक या कोई भी बैंक, ओके, उसका वेबसाइट, उसके कोई भी प्रोडक्ट्स के या वेबसाइट के लिए सर्च करोगे ना गूगल में, तो आपको प्रोडक्ट्स का डिटेल मिलेगा, वेबसाइट का जो भी दूसरा डिटेल है वो मिलेगा। लेकिन जब भी HDFC बैंक का जो स्टाफ काम करता है, ओके, जब भी आप कैश डिपॉजिट करने जाते हो, विड्रॉ करने जाते हो, तभी वो जो स्टाफ काम करता है, वो लोग के पास वही वेबसाइट का लॉगिन अलग रहता है, जो कभी हम लोग को दिखता ही नहीं है एक्चुअली सर्च में। तो क्या होता है मालूम है कि वो वेबसाइट के जो पेजेस है जो सर्च में हम लोग को नहीं दिखाना है, वो वेबसाइट ने साइट में फाइल में सबमिट नहीं किए रहता है। ओके, तो मैं छोटा सा एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि अभी ये जो वेबसाइट है, सॉरी स्क्रीन शेयर स्टॉप हो गया। तो ये जो वेबसाइट है, अभी ये वेबसाइट का सपोज होम है, ब्रांड स्टोरी है, सर्विसेज है, प्रोडक्ट्स है, करियर है, ब्लॉग है, कॉन्टैक्ट है, इतने पेजेस है। अभी मुझे है ना किसी को भी सपोज ये कॉन्टैक्ट नाम का पेज नहीं दिखाना है, गूगल सर्च में नहीं आना चाहिए, ठीक है सर। तो उसके उसके लिए हम लोग को बेसिकली क्या करना पड़ता है, तो उसके लिए हम लोग को एक साइट में फाइल बनाना पड़ता है। अभी साइट में फाइल कैसा दिखता है वो मालूम है? अभी आपको देखना है कि ये जो वेबसाइट है, वो वेबसाइट ने साइट में फाइल सबमिट किया है या नहीं किया, वो किस तरह से हम लोग को मालूम पड़ता है। तो आपको क्या करना है मालूम है, सिंपल वो वेबसाइट के नाम के पीछे sitemap.xml लिखना है। देखो अभी ये ttechnologies.in लिखा है, फिर आपको स्लैश करना है और इधर आके लिखना है आपको sitemap.xml। अभी जैसे आप ये sitemap.xml लिखोगे और एंटर करोगे, तो ऑटोमेटिकली एक फाइल आ जाएगा, इतना बड़ा कोडिंग वाला फाइल। ओके, सो इसका मीनिंग ये होता है कि ये वेबसाइट ने साइट में फाइल सर्वर के ऊपर अपलोड किया हुआ है, इसके लिए ये फाइल ओपन हो रहा है। और एक एग्जांपल लेते हैं, अभी ये वेबसाइट है, अभी ये वेबसाइट ने, बेकरी के वेबसाइट ने साइट में फाइल सबमिट किया है कि नहीं, तो इसके पीछे भी आप लिखो स्लैश करके sitemap.xml। ठीक है, तो इधर क्या एरर आता है 404। अभी ये 404 का बहुत सारे लोगों को मीनिंग नहीं मालूम होगा। 404 एरर कभी आता है मालूम है, कि जो पेज वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल नहीं होता है, वो पेज 404 एरर आता है, मतलब ये नाम का कोई पेज ही नहीं है। इन शॉर्ट इसका मीनिंग ये हुआ, ठीक है। सो इन शॉर्ट ये ब्रिस्टल बेकरी का साइट में फाइल अभी तक सबमिट नहीं हुआ है, ठीक है। सो जो भी वेबसाइट का साइट में फाइल सबमिट हुआ है या नहीं हुआ है, आप इस तरह से चेक कर सकते हो। तो अभी अगर हम लोग ये टी टेक्नोलॉजीज वेबसाइट का साइट में फाइल देखते हैं, तो ये साइट में फाइल है। अभी ये साइट में फाइल में क्या है, तो इसमें ना इसने सब पेजेस के नाम लिखे हैं। देखो www.ttechnologies.in.index.html, about.html, services.html, digital marketing agency.html। सो ये सब पेजेस के नाम है, मतलब ये सब पेजेस को टी टेक्नोलॉजी वाले ने सबमिट किया है क्रॉल करने के लिए, मतलब क्रॉलर आके ये सब पेज को क्रॉल कर सकता है, ठीक है। अभी हम लोग ये जो ब्रिस्टल बेकरी का है फाइल बनाते हैं साइट में फाइल, और उसमें मुझे है ना सपोज ये टोस्ट नाम का पेज है वो क्रॉल करने नहीं देना है, तो हम लोग क्या करेंगे, वो टोस्ट नाम के पेज को साइट में फाइल के अंदर नहीं सबमिट करेंगे। सो क्रॉलर वो पेज को क्रॉल नहीं करेगा, जिससे वो गूगल सर्च में कभी भी टोस्ट नाम का पेज है वो सर्च में नहीं आएगा बेसिकली, ठीक है।
तो अभी ये साइट में फाइल बनाना कैसे है, आप सिंपल गूगल में जाओ, और गूगल में जाने के बाद आपको इधर लिखना है साइट मैप जनरेटर, साइट मैप जनरेटर। ठीक है, जैसे आप साइट मैप जनरेटर करके लिखोगे तो आपको बहुत सारा अलग अलग साइट में फाइल आ जाएगा, जो आप जिसके अंदर आप साइट में फाइल रेडीमेड बना सकते हो। मतलब आपको वो उतना सारा कोडिंग जो है वो टाइप नहीं करना पड़ेगा बेसिकली। ठीक है, सो मैं कोई भी एक लिंक को ओपन करता हूँ। ठीक है, अभी इधर आपको वेबसाइट का नाम लिखना है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये वेबसाइट का नाम लिख देते हैं कॉपी करके, इधर पेस्ट करते हैं। ठीक है, और मैं इधर स्टार्ट बटन पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने ये स्टार्ट बटन पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली ये फाइल क्रिएट करने का चालू हो गया है। सो अभी आप व्यू साइट मैप डिटेल्स पे क्लिक करोगे तो आपको पूरा ये साइट मैप फाइल आ गया। अभी और व्यू फुल साइट मैप एक्सएमएल फाइल पे क्लिक करोगे तो आपको ये पूरा फाइल देखो। अभी ये जो फाइल है ना वो ब्रिस्टल बेकरी का फाइल है। ठीक है, तो आप ये फाइल आपका बन गया। अभी आपको सर्वर पे सिर्फ अपलोड करना है, मतलब जहाँ पे आपका वेबसाइट का GoDaddy में या जहाँ पे भी सर्वर है उधर जाके इसको अपलोड कर देना है फाइल को। अभी ये टोस्ट नाम का पेज मुझे नहीं क्रॉल करने देना है, बरोबर है। तो क्या करना है आपको, इसका जो कोडिंग है ये, ठीक है, ये रहा देखो toast.html नाम का ये पेज है। तो आपको ये पेज का जो कोडिंग है वो पूरा डिलीट कर देना है, और डिलीट करने के बाद इस फाइल को सेव करके आपको सर्वर के ऊपर होस्ट कर देना है। तो जिससे क्या हो जाएगा कि आपका साइट में फाइल जो है वो सर्वर के ऊपर सबमिट हो जाएगा। जब भी क्रॉलर आएगा तो वो क्रॉलर आके आपके वेबसाइट के कौन से पेज को क्रॉल कर सकता है बाद में, index.html, बिस्किट का करेगा, खारी का करेगा, केक का करेगा और कॉन्टेक्ट का करेगा, लेकिन टोस्ट का नहीं करेगा, बिकॉज हम लोग को वो पेज को क्रॉल नहीं करवाना है। ठीक है, सो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइट में फाइल बोलते हैं, जो हम लोग को बना के सबमिट करना पड़ता है। अभी इसका रिवर्स, जैसे साइट में फाइल होता है कि कौन से पेजेस स्क्रॉल करने देना है वो सबमिट करने के लिए, तो अभी इसका रिवर्स है robot.txt फाइल, जो कौन से पेजेस स्क्रॉल करने नहीं देना है उसके लिए यूज होता है बेसिकली। ओके, अभी रोबोट फाइल के लिए आपको अगेन चेक करना है कि ये वेबसाइट ने रोबोट फाइल सबमिट किया है कि नहीं। तो आप क्या करो, वेबसाइट के नाम के पीछे स्लैश करो और इधर लिख दो robots.txt। ठीक है, बिकॉज ये जो फाइल होता है वो टेक्स्ट फाइल होता है, साइट में फाइल जो रहता है वो XML फाइल रहता है। ठीक है, सो साइट में फाइल का जो कन्वर्टर रहता है वो फ्री ही रहता है, पेड नहीं रहता है। सो आप बहुत सारे इसमें कन्वर्टर अवेलेबल है। तो जनरली साइट में फाइल का जो कन्वर्टर है वो पेड रहता है, फ्री रहता है। सो यू कैन यूज दैट कन्वर्टर टू क्रिएट योर फाइल। और जो लोग को ऑलरेडी कोडिंग आता रहता है, HTML कोडिंग और ये सब कोडिंग, तो वो लोग ये फटाफट टाइप करके लिख भी सकते हैं। और जिसको नहीं आता है वो कन्वर्टर भी यूज कर सकते हो। ऑलमोस्ट 90% कन्वर्टर आर फ्री कन्वर्टर, so you can use that converter to create a sitemap file. Okay, so अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम लोग अभी ये robot.txt फाइल की बात करें तो अभी ये देखो टी टेक्नोलॉजी की जो robot.txt फाइल है वो इतनी छोटी सी फाइल है। ठीक है, अभी हम लोग को अगर robot.txt फाइल बनाना है तो किस तरह से बनाना है वो समझ लो आप लोग। ठीक है, सो मैं अगेन नोटपैड शेयर करता हूँ आपके साथ। ठीक है, सो आपको जब भी robot.txt फाइल बनाओगे ना तभी आपको इतना ही लिखना है, यूजर डैश एजेंट स्टार, मतलब ये एक स्टैंडर्ड कोड है इसके लिए।
और फिर इधर अलाउ लिखा है और स्लैश लिखा है। तो आपको ऐसा नहीं लिखना है, आपको इधर इस तरह से लिखना है, दिस अलाउ, और इधर आपको जो पेज को क्रॉल करने नहीं देना है, मतलब जो पेज आपको ऐसा है कि वो सर्च में नहीं आना चाहिए, उसका आपको लिंक भेजना है। सो इधर हम लोग ने कॉपी किया, ये टोस्ट नाम का जो पेज था उसका लिंक मैंने कॉपी कर दिया है और इधर आके पेस्ट कर दिया है। ठीक है, सो यूजर एजेंट स्टार डिसअलाउ, और ये पेज का नाम लिख दिया जो मुझे क्रॉल करने नहीं देना है। ठीक है, वैसे ही अगर मुझे और एक पेज क्रॉल करने नहीं देना है, फॉर एग्जांपल केक नाम का, तो वापिस मैं सेम लिखूंगा, दिस अलाउ। ठीक है, और फिर मैं जो केक के पेज का नाम है, cake.html है, तो वो मैं लिख दूंगा। सो इस तरह से जितने भी नंबर ऑफ पेजेस आपको नहीं करना है कि वो सर्च में नहीं आने चाहिए, वो क्रॉल नहीं होने चाहिए, तो वैसे पेजेस आप इस तरह से लिख सकते हो। सिर्फ आपको क्या लिखना है, यूजर एजेंट स्टार लिखना है, डिसअलाउ लिखना है, और फिर आपको वो पर्टिकुलर पेज का जो नाम है वो लिख देना है, तो वो पेज कभी भी क्रॉलर क्रॉल नहीं करेगा। अगर आपने इस तरह से कुछ लिख दिया, दिस अलाउ और स्लैश लिख दिया, ये स्लैश का मीनिंग होता है ऑल। ऑल, इसका मीनिंग क्या होगा कि वो एक भी पेज क्रॉल करने नहीं देगा, मतलब आपकी वेबसाइट कभी गूगल सर्च पे आएगी ही नहीं अगर ऐसा लिख दिया तो ये चीज ध्यान रखना है। अभी वो टी टेक्नोलॉजी वाले ने कैसा लिखा था साइड में, अलाउ और स्लैश लिखा था, मतलब वो टी टेक्नोलॉजी वेबसाइट है ना, उसने एक भी पेज क्रॉलर को डिसअलाउ नहीं किया, मतलब उस क्रॉलर को सब पेज उसने क्रॉल करने के लिए अलाउ किया है। तो जब भी आप रोबोट फाइल बनाओगे, तो अगर आपके कोई भी पेज ऐसे है जो क्रॉल करने नहीं देना है, ऐसा कोई एक भी पेज है ही नहीं, आपको सब पेज क्रॉल करने जैसे वैसा है, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, अलाउ स्लैश, मतलब सब अलाउ किया है क्रॉल करने के लिए, कुछ डिसअलाउ नहीं किया है। और अगर आपने एक आध दो पेज डिसअलाउ किए तो इससे पहले अभी जो मैंने आपको सिखाया, डिसअलाउ करके पेज का नाम लिख दो, तो उसका मीनिंग ये हो गया कि आपने वो पर्टिकुलर पेज को ही डिसअलाउ किया है। लेकिन मैंने आपको अभी भूल से भी ऐसा मत लिखना डिसअलाउ स्लैश, तो आपके वेबसाइट का एक भी पेज जो है वो क्रॉल नहीं होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, सो जब भी आपका ये फाइल बन जाता है, ये फाइल को आपको सेव करना है। सेव करने के बाद आपको नाम देना है। क्या नाम देना है? रोबोट डॉट टी, इस तरह से यही नाम होना चाहिए। और वो जो साइट मैप फाइल भी आप बनाओगे तो उसका भी नाम साइट मैप डॉट एक्सएमएल ही होना चाहिए। ये दोनों को सेव करो और फिर आपके कोड रेडी के सर्वर में जाके क्या कर देना है, आपको अपलोड कर देना है बेसिकली। सो इस तरह से हम लोग साइट में फाइल बना सकते हैं और robot.txt फाइल बना सकते हैं। ओके, सो आई होप सब लोग को समझ में आया कि किस तरह से हम लोग कोई भी वेबसाइट का साइट में फाइल बना सकते हैं और रोबोट फाइल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सो आई थिंक स्क्रीमिंग फ्रॉग डाउनलोड हो गया है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ वापिस। सो हम लोग वो सॉफ्टवेयर किस तरह से आप यूज कर सकते हैं वो भी देख लेते हैं। Yes, it is necessary to do both sitemap file and robot file. Okay, because SEO के रूल के हिसाब से, उसके कुछ पॉइंट्स के हिसाब से, भले आपके पास ऐसा है कि आपको सब पेज क्रॉल करने देना ही है, कोई ऐसा पेज नहीं है जो क्रॉल करने नहीं देना है, तो भी आपको रोबोट फाइल के अंदर जाके लिखना पड़ेगा कि अलाउ स्लैश करके। ठीक है, बिकॉज ये दो फाइल में से अगर एक भी फाइल मिसिंग होगा ना आपको, तो कल अगर आपको याद होगा तो जब भी हम लोग ने वेबसाइट का ऑडिट रिपोर्ट निकाला था, तो उसमें रोबोट फाइल मिसिंग और साइट में फाइल मिसिंग दिखा रहा था। ठीक है, तो अगर आपका भी फाइल नहीं होगा तो उसमें लिखा होगा रोबोट फाइल इज मिसिंग, सो उससे भी आपका एसईओ स्कोर जो है वो डाउन हो सकता है। सो भले आपको सब पेज क्रॉल करने देना है, कोई भी ऐसा पेज नहीं है जो क्रॉल करने नहीं देना है, तो आप रोबोट फाइल तो बनाओ और उधर अलाउ स्लैश लिख दो कि आपको सब अलाउ करना है क्रॉल करने के लिए,
सो वो सबमिट करना तो नेसेसरी ही है, आपको वो कंपलसरी करना पड़ेगा। ठीक है, सो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है, ये स्क्रीमिंग फ्रॉग सॉफ्टवेयर जो हम लोग ने इंस्टॉल किया वो ओपन हो रहा है अभी। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर है स्क्रीमिंग फ्रॉग। ठीक है, आपको क्या करना है, जो वेबसाइट का आपको एनालिसिस करना है, आपके कंप्यूटर के वेबसाइट का देखना है रिपोर्ट, आप सिर्फ उसका वेबसाइट का नाम है ना वो इधर लिख दो, एंटर यूआरएल करके इधर जो लिखा है, इधर आप वो वेबसाइट का नाम लिख दो। ओके, मुझे अगर अमेजोन का देखना है तो मैं क्या लिखूंगा, अमेजोन। अमेजोन का हम लोग नहीं लिखते बिकॉज उसमें ऑलरेडी 500 पेजेस के ऊपर है, तो वो एरर आ जाएगा। सो हम लोग टी टेक्नोलॉजीज वेबसाइट का लिख लेते हैं अभी फिलहाल, और एंटर करते हैं। स्टार्ट पे मैंने क्लिक किया तो देखो क्रॉल होने का स्टार्ट हो गया है। ठीक है, सो अभी मुझे ये देखना है कि ये टी टेक्नोलॉजीज वेबसाइट ने कौन से कीवर्ड्स उसकी वेबसाइट के अंदर यूज किए हैं। तो इधर मेटा कीवर्ड्स करके ऑप्शन दिया है, आप इस पे जब भी क्लिक करोगे तो आपको पेज वाइज सब कीवर्ड आ जाएंगे। पेज वाइज देखो, अभी ये सब पेजेस के नाम है, और साइड में इधर कीवर्ड के नाम दिया है कि क्या कीवर्ड यूज किया है उसने। ठीक है, सो अगर हम लोग बात करें, अभी देखो इसमें आप देख सकते हो बीच में एक वार्निंग आया है कि द फ्री वर्जन ऑफ स्क्रीमिंग फ्रॉग SCO स्पाइडर इज लिमिटेड। ओके, जस्ट अ मिनट। सो इसमें आप सिर्फ 500 URL मतलब 500 पेजेस को क्या कर सकते हो, क्रॉल कर सकते हो, उससे ज़्यादा क्रॉल नहीं कर सकते। उससे ज़्यादा करना है तो आपको लाइसेंस परचेज करना पड़ता है बेसिकली। तो अगर अभी हम लोग बात करें, थोड़ा ये कॉलम को मैं छोटा कर देता हूँ सो आपको आइडिया आएगा। ये सब अलग अलग पेजेस के नाम है। ओके, कुछ टेक्निकल एरर आया, वापिस एक मिनट। फाइन, सो
सॉरी फॉर द ट्रबल। अभी आप अगर देखोगे इधर तो ये सब पेजेस के नाम दिए हुए हैं, अबाउट डॉट एच टी एम एल दिया है, डिजिटल मार्केटिंग पे, ये सब पेजेस है जो उसकी वेबसाइट पे है। और ये जो सब आपको लिखा है वो कीवर्ड लिखा है सब। ओके, मतलब अबाउट डॉट एच टी एम एल में इतने कुछ कीवर्ड इसने लिखे हैं। देन सीआरएम कंपनी का जो पेज है उसमें कुछ इतने कीवर्ड्स लिखे हैं। कीवर्ड का लेंथ भी लिखा है, कितने टोटल्स कीवर्ड का लेंथ है। सो आप इधर से पूरा देख सकते हो। फिर आप देखना है डिस्क्रिप्शन उसने क्या लिखा है वेबसाइट के अंदर। तो इसमें भी देखो आपको पेज वाइज सब डिस्क्रिप्शन भी दिखाई देगा, और डिस्क्रिप्शन का लेंथ भी दिखाई देगा कि कितने कितने लेंथ का डिस्क्रिप्शन लिखा है बेसिकली। ठीक है। उसके बाद अगर आप पेज टाइटल में जाओगे तो आपको पेज वाइज हर एक पेज में उसने क्या टाइटल यूज किया है वो भी लिखा है। टाइटल का लेंथ भी लिखा है उसके अंदर बेसिकली। सो इस तरह से आप हर एक चीज कोई भी वेबसाइट का इसके अंदर डिटेल में पूरा एनालिसिस कर सकते हो कि वो वेबसाइट ने क्या कीवर्ड यूज किया है, क्या टाइटल यूज किया है, क्या डिस्क्रिप्शन यूज किया है, H1 और H2 हेडिंग 1 और हेडिंग 2 कमांड कौन से यूज किए, वो सब चीज आप इसके अंदर बेसिकली देख सकते हो अगर आपके पास स्क्रीमिंग फ्रॉग करके ये सॉफ्टवेयर होगा तो। ठीक है। सो जनरली मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था, अगर कोई भी कंपनी रहेगी जिसको अगर एसईओ करना है तो वो खुद के उसके कंप्यूटर का पहले इस तरह से एनालिसिस करेगी। सो इधर आपको सब चीज आपके कंप्यूटर के वेबसाइट का मिल जाएगा कि उसने क्या डिस्क्रिप्शन लिखा है, क्या टाइटल लिखा है, कितने लेंथ का लिखा है, वो सब आपको इधर से मिल जाएगा। ठीक है। सो ये सॉफ्टवेयर बहुत ही काम का है, स्क्रीमिंग फ्रॉग करके। आपको अगर प्रैक्टिस करना है तो आप ये अपने लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे डाउनलोड कर सकते हो। कोई भी वेबसाइट, अगर हम लोग चलो एक एग्जांपल लेते हैं, तो दूसरी वेबसाइट ले लेते हैं amazon.in, और मैं इधर स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ। ठीक है। तो अभी आप अगर देखोगे ना तो आपको लास्ट में एक एरर भी आएगा, बिकॉज 500 से ऊपर जाएंगे ना तो ऑटोमेटिक आपको एरर आ जाएगा। सो वो 500 के ऊपर के पेज जो है वो क्रॉल नहीं करेगा इन शॉर्ट। अभी आप इधर कीवर्ड देखोगे तो उसके पेज वाइज क्या क्या कीवर्ड है वो आपको इधर दिखा रहा है। देखो ये सब उसके पेज है। अभी पेज देखने जाओगे तो बहुत सारे हैं। सो अलग अलग पेज वाइज कीवर्ड दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, टाइटल दिया हुआ है पेज वाइज। तो ये सब आपको इधर मिलेगा बेसिकली कि क्या क्या उसने टाइटल और वो सब यूज किया है उसके वेबसाइट के लिए। अभी ये स्टार्टिंग में आप देख रहे हो एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल, ये दो अलग अलग टाइप की लिंक्स आपको इधर दिख रही है। ठीक है। अभी ये क्या होता है वो मैं आपको एक समझा देता हूँ, छोटा सा चीज है लेकिन काम का है। ठीक है। एसईओ के रूल के हिसाब से, ओके, एसईओ के रूल के हिसाब से मतलब गूगल के एल्गोरिदम के हिसाब से गूगल क्या बोलता है कि आपके वेबसाइट पे एटलीस्ट इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों लिंक्स होना चाहिए। नाउ व्हाट इज इंटरनल लिंक एंड व्हाट इज एक्सटर्नल लिंक। ठीक है। सो अगेन मैं आपको वेबसाइट के ऊपर लेके जाता हूँ। ठीक है। सो अगर हम लोग इंटरनल लिंक और एक्सटर्नल लिंक की बात करें तो इंटरनल लिंक मतलब आपके जो पेजेस है, आपके जो वेबसाइट के मेनू है, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल लिंक। इंटरनल लिंक मतलब क्या होता है मालूम है? कि अभी ये प्रोडक्ट नाम का करियर नाम का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करूंगा तो इधर इंटरनल में ही एक लिंक ओपन हो गया, नया पेज ओपन हो गया, तो दिस इज कॉल्ड इंटरनल लिंक। ओके। तो एसईओ के और गूगल के एल्गोरिदम के हिसाब से आपके वेबसाइट पे मिनिमम 5 इंटरनल लिंक होना चाहिए। तो ऑलरेडी हम लोग के पास 5 से ज्यादा ही है, जितने पेजेस रहेंगे उतनी इंटरनल लिंक्स होंगे। और दूसरा होता है एक्सटर्नल लिंक। तो एक्सटर्नल लिंक भी वो बोलता है कि एटलीस्ट 5 एक्सटर्नल लिंक होना चाहिए। ना एक्सटर्नल लिंक मतलब ये फेसबुक, लिंक्डइन, गूगल प्लस, ट्विटर, ईमेल, व्हाट्सएप, ये जो होता है एक्सटर्नल लिंक, मतलब जो फॉलो अस या फॉलो मी करके जो भी लिंक्स देते हैं वेबसाइट वाले, जिसके अंदर फेसबुक, इंस्टाग्राम, वो अलग अलग सोशल मीडिया का लिंक रहता है, तो उसको हम लोग एक्सटर्नल लिंक बोलते हैं। बिकॉज अगर हम लोग वो उस पर क्लिक करते हैं तो एक नया लिंक एक्सटर्नल पेज ओपन हो जाता है। देखो नया पेज ओपन हुआ। जब भी हम लोग ने करियर पे क्लिक किया तो नया पेज ओपन नहीं हुआ था। या ब्लॉग पे क्लिक करेंगे, ब्लॉग भी एक एक्सटर्नल लिंक हो गया। लेकिन अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग पेज पे क्लिक करूंगा तो देखो उसके अंदर ही ओपन हो गया। लेकिन अगर मैं इसमें से कोई भी लिंक पे क्लिक करता हूँ
तो वो नया पेज पे लेके जाता है। तो इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, उसको एक्सटर्नल लिंक बोलते हैं। तो आपके वेबसाइट पे इंटरनल लिंक और एक्सटर्नल लिंक, ये दोनों जो लिंक है वो इसके अंदर होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं है तो आप उसके अंदर डालो, फॉलोअर्स करके एक्सटर्नल लिंक डाल सकते हो। अगर आपके पास इंटरनल लिंक तो जनरली सब वेबसाइट पे होता है, बिकॉज विदाउट मेन्यूज तो वेबसाइट के ऊपर काम ही नहीं होता। सो ये दो चीज आपको कंपलसरी क्या करना पड़ता है, सबमिट करना पड़ता है। ठीक है, सो स्क्रीमिंग फॉग क्या होता है वो मैंने आपको अभी बताया, इंटरनल लिंक क्या होता है वो मैंने आपको बताया, एक्सटर्नल लिंक क्या होता है वो मैंने आपको बताया, रोबोट फाइल क्या होता है वो हम लोग ने सीखा, टीएक्सटी फाइल, रोबोट डॉट टीएक्सटी फाइल सीखा, साइट मैप डॉट टीएक्सटी फाइल सीखा। तो ये सब जो चीज है वो आपको ध्यान रखना है जब भी आप ऑन पेज एसईओ करते हो तभी। ठीक है, सो जितना मैंने अभी आपको अभी तक जो पार्ट पोर्शन जो है वो पढ़ाया, वो सब आपको ऑन पेज एसईओ के अंदर आता है। ठीक है, अभी एक लास्ट पार्ट जो ऑन पेज एसईओ का बाकी है। ठीक है, जो मैंने आपको एक फाइल बताया, साइट में फाइल, वो आपको एक और जगह पे सबमिट करना पड़ता है। साइट में फाइल कहाँ पे सबमिट करना पड़ता है, तो उसको सबमिट करना पड़ता है गूगल वेब मास्टर टूल के अंदर। गूगल वेब मास्टर टूल। ठीक है, अभी ये गूगल वेब मास्टर टूल जो है ना, वो गूगल का ही टूल है बेसिकली, जिसके अंदर इसका काम सिर्फ ये रहता है, मतलब ये गूगल वेब मास्टर टूल क्या रहता है मालूम है, इसके अंदर है ना, गूगल वेब मास्टर टूल आपको क्या बताता है कि गूगल पे आके लोग क्या लिखते हैं जिससे आपका वेबसाइट उनको दिखता है। तो वो सब चीज गूगल वेब मास्टर टूल आपको बताता है बेसिकली। ठीक है, मतलब अगर मेरी वेबसाइट है राज कंप्यूटर की, उसको अगर मैं गूगल वेब मास्टर टूल के साथ लिंक में कर दूं और मैं 10 दिन के बाद चेक करूं, तो वो दिखाएगा कि 10 दिन के अंदर आपके वेबसाइट पे फॉर एग्जांपल 100 लोग विजिट किया आपके वेबसाइट पे। अभी वो 100 लोग में से कि कौन से लोग ने क्या क्या लिखा जिससे उसकी वेबसाइट आपको सर्च इंजन में आई, वो भी वो कीवर्ड के नाम भी स्पेसिफाई करते हैं गूगल वेब मास्टर वाले। सो आपका काम क्या इजी हो जाता है इससे, कि आपको कीवर्ड का मालूम पड़ेगा कि क्या कीवर्ड पॉपुलर है जिससे मेरी वेबसाइट ज्यादा सर्च होती है। सो मैं क्या करता हूँ, सिंपली गूगल वेब मास्टर में जाता हूँ। इसका दूसरा नाम है गूगल सर्च कंसोल भी नाम है। सो अगर आपको कोई पूछे गूगल सर्च कंसोल आता है तो आप कंफ्यूज मत हो जाना, गूगल वेब मास्टर टूल और गूगल सर्च कंसोल बोथ आर द सेम। गूगल प्लानर में वो नहीं है, गूगल एड। देखो अभी मैं आपको और एक चीज बताता हूँ, एक स्टूडेंट का डाउट है। आप जब भी ads.google.com में जाते हो ना, तो उधर आपको ये गूगल वेब मास्टर टूल का लिंक दिया हुआ है। समझ में आ रहा है? देखो अभी हम लोग इधर जाते हैं गूगल वेब एड्स के अंदर। यस, दिस इज टू फाइंड कीवर्ड। जो कीवर्ड प्लानर टूल है वो कीवर्ड फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, गूगल वेब मास्टर टूल क्या होता है कि लोगों ने क्या लिखा है जिससे आपका वेबसाइट वो लोग को दिखता है, उसमें वो आता है। गूगल कीवर्ड प्लानर टूनल में तो क्या आता है कि उसमें वो आपको आइडिया देता है कि आप ये कीवर्ड लिख सकते हो जिससे आपकी वेबसाइट गूगल सर्च इंजन में आएगी। और गूगल वेब मास्टर टूल एक्चुअल यूजर ने क्या लिखा जिससे आपका वेबसाइट वो लोग को दिखा, वो गूगल वेब मास्टर टूल में आता है। द डिफरेंस बिटवीन बोथ क्या होता है कि गूगल कीवर्ड प्लानर टूल के अंदर आपको वो सजेशन देता है कि ये कीवर्ड आप लिख सकते हो, और वेब मास्टर टूल में एक्चुअल लोगों ने क्या लिखा जिससे उसको आपका वेबसाइट दिखा, वो आता है। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है बेसिकली। ठीक है, सो अगर आप ये ads.google.com ओपन करोगे तो इधर भी आपको टूल्स में जाओगे ना, तो इधर से भी आप ये गूगल वेब मास्टर टूल में या सर्च कंसोल में जा सकते हो। ठीक है, सो ये गूगल एनालिटिक्स टूल है, आप इधर से भी इसमें जा सकते हो और सर्च कंसोल में भी जा सकते हो। हम लोग इधर से डायरेक्टली सर्च कंसोल देखते हैं। मैं इधर सर्च कंसोल पे क्लिक करता हूँ फिलहाल। ठीक है, अभी जब भी आप फर्स्ट टाइम गूगल सर्च कंसोल में आओगे ना, तो
वो क्या बोलेगा कि जो वेबसाइट का आपको देखना है, ट्रैफिक देखना है गूगल सर्च पे, वो वेबसाइट का नाम लिखो। तो सपोज अभी ये वेबसाइट का मैं नाम लिखूंगा, rajinfo.in। ठीक है, HTTP। ओके, अभी ये वेबसाइट का मैंने नाम लिख दिया, लेकिन ये वेबसाइट का ओनर मैं ही हूं कि नहीं वो भी उसको चेक करना पड़ेगा ना। ठीक है, वरना क्या होगा कि कोई भी आएगा गूगल पे, कोई भी वेबसाइट का नाम डाल देगा और सर्च कंसोल में सब डिटेल चेक कर देगा, तो वो तो रॉन्ग हो जाएगा। तो गूगल क्या करेगा मालूम है, जब भी आप ये गूगल सर्च कंसोल में ये वेबसाइट का नाम आपने जैसे सबमिट किया ना, तो देखो एक वेरिफिकेशन के लिए कि ये आपका ही वेबसाइट है कि नहीं, तो वो क्या बोल रहा है कि ये फाइल को डाउनलोड करो आप, मतलब उसने ये एक फाइल दिया है, ये फाइल को डाउनलोड करो और अपलोड करो आपके सर्वर पे, मतलब जहाँ पे आपका वेबसाइट होस्ट हुआ है, GoDaddy में या अमेजोन सर्वर पे या कोई भी वेबसाइट पे सर्वर पे आपका वेबसाइट अपलोड हुआ है, वहां पे जाके ये फाइल को वापस अपलोड करो। सो मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर क्लिक करके पहले ये फाइल को डाउनलोड करना पड़ेगा। देखो ये डाउनलोड हो रहा है नीचे, ये डाउनलोड हो गया। फिर मुझे godaddy.com में जाना है और यही फाइल को वापस उधर जाके अपलोड कर देना है। जब भी आपका उधर अपलोड हो जाएगा, फिर आपको इधर ये वेरीफाई बटन है ना, उस पर क्लिक करना है। जैसे आप वेरीफाई पे क्लिक करोगे, तो अगर आपका उधर अपलोड हो गया होगा ना, तो इधर आएगा वेरीफाई सक्सेसफुली। अगर अपलोड नहीं हुआ है तो इस तरह से एरर आ जाएगा, योर वेरिफिकेशन फाइल वाज नॉट फाउंड इन रिक्वायर्ड लोकेशन, बिकॉज अभी हम लोग ने उधर अपलोड नहीं किया इसके लिए। तो ये किसके लिए होता है, जस्ट फॉर वेरिफिकेशन के ये वेबसाइट आपका ही है या नहीं, वो उसकी ओनरशिप के लिए वो वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन के लिए वो फाइल उधर अपलोड करने बोलता है। तो फिलहाल अभी हम लोग ये स्क्रीन को बंद कर देते डन करके। अभी इधर ये 3 लाइन दिख रहा है आपको मेन मेनू, इधर आप आओगे ना, तो इधर आपको वो साइट में फाइल सबमिट करने का ऑप्शन आएगा। अभी हम लोग कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज जब तक वो आप फाइल जो हम लोग ने ये डाउनलोड किया, वो जब तक आप सर्वर के ऊपर नहीं डालोगे ना, तब तक आपको इधर एक भी ऑप्शन नहीं आएगा। और कीवर्ड कौन से सर्च हुए हैं वेबसाइट के लिए वो भी कुछ नहीं दिखाई देगा। सो जस्ट आई विल गिव यू द आइडिया कि इधर एक साइट में फाइल ऑलरेडी लिखा होगा मेनू, उस पर क्लिक करके आपको इधर से भी साइट में फाइल जो आपने ऑलरेडी बनाया है आपके लैपटॉप में कंप्यूटर में रहेगा, वो आप इधर से अपलोड कर सकते हो। और दूसरा चीज के आप जो कीवर्ड्स है वो इधर से अपलोड कर सकते हो। इधर से कोई भी लिंक ओपन नहीं होगा फिलहाल, बिकॉज सी बेसिकली अगर मुझे जो भी वेबसाइट का सर्च कंसोल देखना है, वो वेबसाइट का और मेरे पास यूजर आईडी और पासवर्ड होना चाहिए, तो ही हम लोग वो अथॉरिटी को हम लोग वो फाइल को उधर अपलोड कर सकते हैं और ये देख सकते हैं। अगर आपको गूगल सर्च कंसोल के बारे में देखना है कि वो साइट में फाइल कहाँ जाके सबमिट करना है, या फिर जो कीवर्ड का लिस्ट है वो किस तरह से दिखता है, तो जस्ट आप यूट्यूब पे जाओ और उधर आप लिख दो ना गूगल सर्च कंसोल। आप जैसे आप गूगल सर्च कंसोल लिखोगे तो वो लोग आपको पूरा उसमें डिटेल में दिखाएंगे कि इस तरह से आप कीवर्ड का लिस्ट दे सकते हो, या तो आप इस तरह से साइट में फाइल सबमिट कर सकते हो। सो ये दो ही पॉइंट है जो आपको गूगल सर्च कंसोल में करना है, दूसरा कुछ इसमें ज्यादा करना नहीं है। सो उसमें कुछ दूसरा टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। सो ये दो चीज आपका हो गया। सो फाइनली आपका ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन इधर कंप्लीट हो गया कि आपने रोबोट फाइल भी बना दिया, आपने साइट में फाइल भी बना दिया, आपने उसको सर्वर पे भी अपलोड कर दिया, आपने गूगल सर्च कंसोल में भी हो गया। तो एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू जितना भी ऑन पेज का काम था, वो ऑन पेज का काम सब आपने इधर आके कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अभी ये ऑन पेज हो जाने के बाद आपको क्या करना है, ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन करना है। अभी ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन जो है ना वो बहुत ही इजी है। इट विल टेक हार्डली 10 मिनट टू टीच यू व्हाट इज ऑन पेज ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। बिकॉज ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन ऐसा है जो आप लोग एक्चुअली डे टू डे लाइफ में आप भी करते हो, लेकिन आपको मालूम नहीं है कि ये ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन है। ठीक है, उससे पहले और एक टूल हम लोग देख लेते हैं, विच इज कॉल्ड गूगल एनालिटिक्स टूल।
नाउ व्हाट इज गूगल एनालिटिक्स टूल? गूगल एनालिटिक्स आपके वेबसाइट का पूरा एनालिसिस करके देता है कि आपके वेबसाइट के ऊपर कहाँ से लोग आते हैं, कौन सी कंट्री से लोग आते हैं, कौन से पेज को ज़्यादा सर्च करते हैं, वो सब आप गूगल एनालिटिक्स में देख सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप इधर गूगल में जाके लिखोगे तो भी चलेगा, या फिर उसका लिंक है analytics.google.com, उसमें भी डायरेक्टली जा सकते हो, या फिर आप इधर लिखो गूगल एनालिटिक्स करके तो भी आपको इधर दिखाई देगा। सो ये गूगल एनालिटिक्स में जाता हूं मैं। ठीक है, सो दिस इज माय मेन स्क्रीन ऑफ गूगल एनालिटिक्स। ठीक है, अभी ये स्क्रीन पे गूगल एनालिटिक्स में ना सिर्फ आपको एनालिसिस करना रहता है, मतलब इसमें आपको कुछ बनाना नहीं है या कुछ नहीं करना है। जस्ट यू हैव टू रजिस्टर योर वेबसाइट और लिंक योर वेबसाइट विद गूगल एनालिटिक्स, और फिर आपको सिर्फ चेक करना है कि ये वेबसाइट के जो रिपोर्ट्स है वो आपको चेक करना है। अभी हम लोग सबसे पहले अगर इसका ये मेन डैशबोर्ड अगर देखे, ये अभी होम के अंदर है, तो ये मैं कौन सी वेबसाइट का एनालिसिस कर रहा हूँ मालूम है? तो गूगल मर्चेंटाइल स्टोर करके गूगल की जो वेबसाइट है उसका एनालिसिस कर रहा हूँ फिलहाल। ओके, अमेजोन जैसा वो लोग का यूएस में और वो अलग अलग जगह पे स्टोर, अमेजोन स्टोर, ये सॉरी गूगल का स्टोर है, ऑनलाइन स्टोर है, वो चलता है। अभी इस पे राइट हैंड साइड पे आप देखोगे तो एक्टिव यूजर राइट नाउ 22। इसका मीनिंग ये होता है कि ये वेबसाइट पे करंटली अभी कितने लोग बैठे हैं, अभी करंटली तो 21 लोग अभी ये वेबसाइट पे बैठे हैं। ठीक है, नीचे आओगे तो वो 21 लोग भी कौन से, ये वेबसाइट पे कौन से पेज पे बैठे हैं वो आपको देखना है, तो ये लिखा है इधर पेज वाइज कि ये जो पेज है उस पे 2 जन बैठे हैं, ये जो पेज है उस पे 1 जन बैठा है, ये पेज। तो इस तरह से आपको रिपोर्ट आता है। ठीक है, अभी हम लोग रियल टाइम रिपोर्ट की बात करें, अगर सबसे पहले आप रियल टाइम में ओवरव्यू में जाओगे तो ये आपको रियल टाइम रिपोर्ट बता रहा है, जो अभी हम लोग ने देखा, जो कि राइट नाउ 23 यूजर है, और हर एक यूजर ये पेज पे बैठा है बेसिकली। ठीक है, फिर जब भी आप ऑडियंस पे क्लिक करोगे और ओवरव्यू पे क्लिक करोगे तो आपको इधर टोटल ऑडियंस, अभी देखो ये जो रिपोर्ट आपको दिख रहा है वो, ये जो रिपोर्ट आपको जो देख रहा है वो लास्ट 7 डेज का रिपोर्ट आपको दिख रहा है। देखो जुलाई 25 से लेके जुलाई 31 का रिपोर्ट दिखा रहा है कि इतने दिन के अंदर ये वेबसाइट पे कितने यूजर आए। टोटल 10,471 यूजर आए, जिसमें से न्यू यूजर कितने हैं, 8,754। मतलब ऊपर के जो दूसरे यूजर रहेंगे वो रिटर्निंग यूजर रहेंगे, जो पहले आके चले गए वैसे। ये है सेशन, मतलब टोटल कितना टाइम वो लोग ने स्पेंड किया था ये वेबसाइट पे। एक यूजर एवरेज कितना टाइम स्पेंड करता है ये वेबसाइट पे। ओके, कितने पेज के व्यूज हो गए। सो ये पूरा जो रिपोर्ट है वो आपको ये एनालिटिक्स में दिखता है बेसिकली। फिर अगर आपको देखना है कि डेमोग्राफिक वाइज कौन सी कंट्री से ये वेबसाइट पे लोग ज्यादा विजिट करते हैं, तो आप क्या करो, ये डेमोग्राफिक पे क्लिक करो। डेमोग्राफिक पे, सॉरी डेमोग्राफिक में मतलब आपको इसमें एज वाइज आएगा, सॉरी, कि कौन से एज ग्रुप के लोग बैठे हैं। तो 25 से 34 वाले एज ग्रुप वाले इतने यूजर हैं, 18 से 24 वाले इतने यूजर है, 35 से 44 वाले इतने यूजर है। तो ये एज ग्रुप वाइज आपको जेंडर वाइज भी आता है कि मेल कितने बैठते हैं, फीमेल्स कितनी बैठती है, तो उसका भी आपको रेशियो इधर देखने मिलता है। फिर जियो वाइज, मतलब लोकेशन वाइज अगर आपको फाइंड आउट करना है तो कर सकते हो आप। अगर लोकेशन पे क्लिक करोगे तो देखो यूएस में से टोटल इतने लोग हैं, इंडिया में से इतने लोग हैं, कनाडा में से इतने लोग हैं। सो कंट्री वाइज आपको पूरा रिपोर्ट मिलता है बेसिकली, कौन से कंट्री से कितने लोग वेबसाइट के ऊपर बैठे हैं बेसिकली।
फिर अगर मैं इंडिया पे क्लिक करूंगा तो उसमें भी डिटेल रिपोर्ट आएगा और भी। ओके, कि महाराष्ट्र में से 105 लोग हैं, कर्नाटका से 83 है, दिल्ली से 61 है, तो इस तरह से आपको पूरा डिटेल में रिपोर्ट स्टेट वाइज भी आएगा। फिर बिहेवियर वाइज अगर आप क्लिक करोगे तो न्यू यूजर कितने हैं और रिटर्निंग जो वापिस आए हैं पहले जाके वो कितने, तो वो भी आपको रिपोर्ट इधर से मिलता है। फिर मोबाइल पे से कितने लोग यूज करते हैं या अदर डिवाइस पे से कितने यूज करते हैं वो भी आता है। सो डेस्कटॉप पे से इतने यूजर यूज करते हैं ये वेबसाइट को, मोबाइल में से इतने यूज करते हैं और टैबलेट में से इतने यूज करते हैं। सो इन शॉर्ट पूरा डिटेल रिपोर्ट आपको इसके अंदर मिलता है। एक्विजिशन पे क्लिक करोगे तो ऑर्गेनिक रिजल्ट से मतलब एसईओ के लिंक पे क्लिक करके कितने जन आए हैं, डायरेक्ट वेबसाइट का नाम लिख के कितने जन आए हैं, रेफरल से कितने जन आए हैं, सोशल मीडिया की कोई लिंक से क्लिक करके कितने जन वेबसाइट पे आए हैं, पेड एडवर्टाइजमेंट से कितने जन आए हैं, तो उसका भी आपको पूरा रिपोर्ट इधर से मिलता है। तो दिस इज अ कंप्लीट वेबसाइट रिपोर्ट के आपके वेबसाइट पे यूजर आते हैं, वो कहाँ से आते हैं, कौन सी कंट्री से आते हैं, किस तरह से आते हैं, किस पे क्लिक करके आते हैं, डायरेक्ट आते हैं, मोबाइल से ज्यादा आते हैं, डेस्कटॉप से ज्यादा आते हैं, everything you will get on this Google Analytics report basically. So this is a very fantastic report. ये जनरली जब भी हम लोग कोई भी क्लाइंट का काम करते हैं ना, वेबसाइट के मतलब डिजिटल मार्केटिंग का काम हम लोग करके देते हैं क्लाइंट को, तो ये हम लोग को उसको देना पड़ता है, क्योंकि अल्टीमेटली क्लाइंट एसईओ क्यों करवाता है मालूम है, क्योंकि उसको वेबसाइट पे ट्रैफिक बढ़ाना होता है। तो वेबसाइट पे ट्रैफिक बढ़ा या नहीं वो किस तरह से आप उसको प्रूव कर सकोगे, तो ये गूगल एनालिटिक्स से कर सकोगे। तो आप इधर आके पूरा रिपोर्ट सर्वे करके आप इधर से शेयर करोगे और आपके क्लाइंट का ईमेल आईडी डाल दोगे तो आपके क्लाइंट को पूरा रिपोर्ट इसका मिल जाएगा। सो उसको भी मालूम पड़ेगा। ओके, एक जन का क्वायरी है, गूगल एनालिटिक्स इज ओपन फॉर ऑल द वेबसाइट और ओनरशिप कोई भी वेबसाइट के लिए होता है। मतलब अगर सपोज मैं एक एजेंसी हूँ, मतलब मैं सबका डिजिटल मार्केटिंग करके देता हूँ और मुझे कोई वेबसाइट के लिए ये करना है, ठीक है, तो उसका मैं आपको स्टेप बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले ये सेटिंग ऑप्शन है उसके अंदर जाना है। कंसोल रिपोर्ट और एनालिटिक्स रिपोर्ट में क्या डिफरेंस है वो मैं बाद में बताता हूँ, पहले हम लोग ये डाउट क्लियर कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले सेटिंग ऑप्शन में जाना है। सेटिंग ऑप्शन में आप जाओगे ना तो इधर एक क्रिएट अकाउंट करके ऑप्शन है, क्रिएट अकाउंट। ठीक है, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करूंगा। अभी मेरे क्लाइंट का नाम है फॉर एग्जाम्पल ये ब्रिस्टल बेकरी है, ठीक है, इसका मुझे एनालिटिक्स मेरे अकाउंट में देखना है, तो ब्रिस्टल मैंने नाम लिख दिया, नेक्स्ट पे क्लिक किया। मुझे वेबसाइट का एनालिटिक्स करना है, नेक्स्ट पे क्लिक किया। फिर वेबसाइट का नाम उसका मैंने इधर ब्रिस्टल सिर्फ रेफरेंस के लिए लिख दिया। इधर पूरा डिटेल में उसका यूआरएल लिखना है, www.bristolbakery.in, ये लिख दिया मैंने। ओके, इंडस्ट्री कौन सा है, तो फॉर एग्जांपल मैंने इधर फूड लिख दिया, और टाइम जोन मैंने इंडिया लिख दिया इधर। ठीक है, और फिर मैंने क्रिएट पे क्लिक किया। जैसे ये क्रिएट पे क्लिक होगा इधर भी आपको इंडिया सिलेक्ट करना है, पहले टर्म्स कंडीशन को एक्सेप्ट करना है, आई एक्सेप्ट दिस टर्म्स कंडीशन, आई एग्री। जैसे आप ये आई एग्री पे क्लिक करोगे, ठीक है, आपको एक नया ट्रैकिंग कोड आएगा। ट्रैकिंग कोड देखो ये रहा, दिस इज अ ट्रैकिंग कोड। ये ट्रैकिंग कोड को मुझे कॉपी करना है कंट्रोल सी करके, और उसके बाद ये जो ब्रिस्टल बेकरी का वेबसाइट है उसका कोडिंग मुझे ओपन करना है। अभी उसके लिए मुझे क्या लगेगा, लॉगिन आईडी पासवर्ड लगेगा गोडैडी का, अगर वो गोडैडी में होगा वो। तो इसका जो ये कोडिंग रहेगा, ब्रिस्टल बेकरी का जो कोडिंग रहेगा, वो कोडिंग में जाके ये जो दिख रहा है HTML, फिर उसके बाद हेड है, हेड के नीचे आके ये पूरा जो कोड है, हेड के नीचे आके ये पूरा जो कोड है उधर आके पेस्ट कर देना है। देखो इधर लिखा है, दिस इज अ ग्लोबल साइट टैग ट्रैकिंग कोड फॉर दिस प्रॉपर्टी, कॉपी एंड पेस्ट दिस कोड एज द फर्स्ट आइटम इनटू द हेड। हेड मतलब ये हेड जो लिखा है वो, ठीक है, हेड के नीचे आपको ये दिखना है। अभी आप बोलोगे सर ये सब क्यों,
तो जैसे अभी यश ने मुझे क्वेश्चन पूछा कि कोई भी वेबसाइट का हम लोग एनालिटिक्स देख सकते हैं, तो अगर कोई भी वेबसाइट का देख लोगे तो कल उठ के तो कोई भी आएगा और किसी के भी वेबसाइट का पूरा डिटेल इस तरह से चेक कर देगा, ठीक है, तो वो तो फिर अनएथिकल हो गया ना। तो इसके लिए जब भी अगर एज ए एजेंसी, अगर सपोज मैं एजेंसी हूँ और मैंने ब्रिस्टल बेकरी का काम लिया है, तो ऑब्वियसली ब्रिस्टल बेकरी के पास तो मैं बोल सकता हूँ ना कि मुझे आपका एनालिटिक्स करना है, तो मुझे आपके वेबसाइट का यूजर आईडी पासवर्ड लगेगा, तो ही मैं मेरे ईमेल आईडी से आपका एनालिटिक्स करके दूंगा, अदरवाइज मैं नहीं करके दूंगा, ठीक है। सो वो जब भी मुझे अपने वेबसाइट का लॉगिन आईडी और पासवर्ड देगा, तो ये मैं कोड इधर डाल सकूंगा, तो फिर मेरे अकाउंट में से मैं ब्रिस्टल बेकरी का भी चेक कर सकूंगा। ओके, क्लियर हो गया यस डाउट आपका? ठीक है। सो इस तरह से हम लोग वेबसाइट का एनालिटिक्स कर सकते हैं। ओके, अभी दूसरा डाउट ये है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन गूगल सर्च कंसोल और एनालिटिक्स रिपोर्ट। अभी गूगल सर्च जो कंसोल है ना, वो सिर्फ आपको ट्रैफिक बताएगा गूगल सर्च से, मतलब जो लोग गूगल में से आए हैं, गूगल पे सर्च करके जो आपके वेबसाइट पे आए हैं ना, उसका ही रिपोर्ट बताता है गूगल सर्च कंसोल। और गूगल एनालिटिक्स जो आपको रिपोर्ट दिखाता है वो सबका दिखाता है। फेसबुक से अगर कोई आया है, इंस्टाग्राम से आया है, या कोई अदर सोर्स से आपके वेबसाइट पे अगर कोई आता है, उसका जो रिपोर्ट दिखाता है वो गूगल एनालिटिक्स दिखाता है, ठीक है। सो सर्च कंसोल इज ओनली फॉर गूगल सर्च इंजन। जो लोग गूगल सर्च इंजन से आपके वेबसाइट पे आते हैं, उसके लिए काम आता है, उस वो सिर्फ आपको दिखाता है गूगल सर्च कंसोल। और एनालिटिक्स जो दिखाता है वो ओवरऑल आपको, मतलब आपकी वेबसाइट पे जो आते हैं वो सब जगह पे से लोग कहाँ कहाँ से आते हैं, सोशल वेबसाइट से या अफिलिएट वेबसाइट से, तो वो सब जो दिखाने का काम करता है वो एनालिटिक्स करता है, वो आपको सर्च कंसोल में नहीं दिखता है। सो दिस इज डिफरेंस बिटवीन सर्च कंसोल एंड एनालिटिक्स। दूसरा, सर्च कंसोल में आप साइट में फाइल सबमिट नहीं कर सकते, उसके लिए आपको सॉरी एनालिटिक्स में आप साइट में फाइल सबमिट नहीं कर सकते, उसके लिए कंपलसरी आपको किधर जाना पड़ता है, सर्च कंसोल में ही जाना पड़ता है। और आपको जो कीवर्ड के लिस्ट भी मिलेंगे ना, जो सर्च करने से आपकी वेबसाइट लोगों को दिखी, वो भी आपको सर्च कंसोल में ही दिखाई देगा, एनालिटिक्स में नहीं दिखाई देगा, ठीक है। सो ये हो गया आपका ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। सो होप अभी तक सब लोग को मालूम पड़ा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग लास्ट जो पार्ट है ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन वो चालू करते हैं। ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन मतलब बैकलिंक्स। बैकलिंक्स का मतलब क्या होता है, एक सिंपल, आप गूगल में जाके नाम लिखो सिर्फ, राज कंप्यूटर्स महावीर नगर, ठीक है। जैसे मैंने ये लिखा, उसके बाद नीचे आओ, अभी आप सिर्फ रीड कर दे जाओ कि कौन से वेबसाइट का लिंक आ रहा है जिसमें राज कंप्यूटर आपको रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले जसडैल का आ रहा है, फेसबुक का आ रहा है, वापिस फेसबुक का आया, इंस्टाग्राम का आया, राज इन्फो आ गया, dnb.com आ गया, अपोलो.com आ गया, फिर ये एड्यू गोरिल्ला करके डायरेक्टरी वेबसाइट है वो आ गया, linkedin.com आ गया, अर्बन प्रो आ गया। ये फर्स्ट पेज पे इतने हैं। अभी हम लोग सेकंड पेज पे जाते हैं। तो अगेन सुलेखा.com, पिंटरेस्ट आ गया, वॉब्यूम.com आ गया, RCA कांदीवली आ गया, व्याम्प आ गया, येलो पेजेस आ गए, इंडिया पाल आ गया, अलग अलग। और आप थर्ड पेज पे जाओगे ना, तो और नई वेबसाइट आएगी, सिंपल। ओके, जितनी ज्यादा आपकी वेबसाइट की लिंक अलग अलग वेबसाइट के साथ दिखेगी, आपके बिजनेस की लिंक जितनी ज्यादा अलग अलग वेबसाइट के साथ दिखेगी, इसका मीनिंग ये हो जाता है कि आप उतने ज्यादा पॉपुलर हो। ओके, सो जब भी गूगल में अगर आप राज कंप्यूटर लिखते हो, तो आपको इतनी अलग अलग वेबसाइट के साथ राज कंप्यूटर्स का नाम आता है, तो उसका मीनिंग ये होता है कि एक तो राज कंप्यूटर्स फेमस है। दूसरी दूसरी चीज, ठीक है, बैकलिंक्स बनाने का फायदा क्या होता है मालूम है,
कि अगर आप कोई फेमस वेबसाइट का बैकलिंक्स बनाओगे ना, तो वो वेबसाइट ऊपर आएगी ना, तो ऑटोमेटिकली वो आपके वेबसाइट को भी ऊपर लेके आएगी। अगर मैं इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाता हूँ और इंस्टाग्राम पे मैं पोस्ट डालता हूँ, इट मीन्स आई क्रिएटेड अ बैकलिंक। आप फेसबुक में बिजनेस पेज बना के फेसबुक के अंदर पोस्ट डालते हो, तो उसका मीनिंग ये हो गया कि आपने बैकलिंक जनरेट किया। सो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन आप करते हो, लेकिन आपको मालूम नहीं है कि इसको ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, सो ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन इज नथिंग बट जो भी फेमस वेबसाइट है उसमें आपको आपका प्रेजेंस क्रिएट करना है। जैसे कि अभी justdial.com सब लोग को मालूम है कितना फेमस है। ओके, मुझे कुछ भी रिक्वायरमेंट रहता है तो मैं क्या करता हूँ, जस्ट डायल में जाके सर्च करता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, मेरे बिजनेस का जो लिंक है वो मैं जस्ट डायल पे भी क्रिएट करूंगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले justdial.com में जाऊंगा। और justdial.com में अगर आप जाते हो तो आपको सब लोग को मालूम है उसमें फ्री लिस्टिंग करके ऑप्शन होता है, आप अपने बिजनेस को उधर लिस्ट कर दो। इट मीन्स यू क्रिएटेड अ बैकलिंक। ठीक है, तो इन शॉर्ट बैकलिंक बनाने का जो काम रहता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, अभी आप बोलोगे कि बैकलिंक्स कहाँ कहाँ बना सकते हैं, तो उसकी है ना कुछ एसईओ वाले ने कैटेगरीज दी है कि यहाँ 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 पे आप बैकलिंक्स क्रिएट कर सकते हो बेसिकली। ठीक है, सो हम लोग एक्सेल फाइल में वापिस जाते हैं और मैं इधर एक नया शीट ओपन करता हूँ। अभी हम लोग इधर कौन से कैटेगरी में बैकलिंक्स बना सकते हैं, तो टॉप इमेज सबमिशन वेबसाइट, ठीक है, फिर टॉप वीडियो सबमिशन वेबसाइट, फिर नेक्स्ट आता है टॉप सोशल मीडिया मार्केटिंग वेबसाइट, फिर नेक्स्ट आ जाता है टॉप ब्लॉग सबमिशन वेबसाइट, और लास्ट आ जाता है टॉप डायरेक्टरी सबमिशन वेबसाइट। ठीक है, सो मैंने ये 5 कैटेगरी दिया है बेसिकली, टॉप इमेज सबमिशन वेबसाइट, टॉप वीडियो सबमिशन वेबसाइट, टॉप सोशल मीडिया मार्केटिंग वेबसाइट, और टॉप ब्लॉग सबमिशन वेबसाइट, और टॉप डायरेक्टरी सबमिशन वेबसाइट। आपको क्या करना है, ये हर एक कैटेगरी में एटलीस्ट 3 वेबसाइट सर्च करके उसके अंदर बैकलिंक्स जनरेट करना है। अभी टॉप इमेज सबमिशन वेबसाइट, ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले गूगल में जाना है। गूगल में जाने के बाद आप इधर लिखो टॉप इमेज सबमिशन वेबसाइट इन इंडिया। ठीक है, तो आपको देखो ये टॉप वेबसाइट्स के नाम आ गए, टॉप इमेज फ्री इमेज सबमिशन साइट इंडिया 2020। ठीक है, सबसे पहले इंस्टाग्राम का ही नाम आया और पिंटरेस्ट का नाम आया। अभी ये एक्चुअली टॉप है कि नहीं वो कैसे मालूम पड़ता है, मालूम है, टॉप तो सब लोग लिखेंगे, इसमें भी आप दूसरे सब लिंक में जाओगे तो टॉप पे कोई दूसरे वेबसाइट का नाम आएगा, लेकिन दिस इज एक्चुअली टॉप और नॉट वो कैसे मालूम पड़ता है, तो गूगल जो है ना वो हर एक वेबसाइट को है ना रैंक देता है, रैंक। तो वो रैंक पे से आप डिसाइड कर सकते हो कि ये टॉप है कि नहीं है। तो मैं दूसरे पेज पे जाके इधर दिखता हूँ पेज रैंक चेकर करके, पेज रैंक चेकर करके। आपको इधर क्या करना है, आपको इधर आके चेक करना है कि वो वेबसाइट का स्कोर कितना है। ठीक है, अभी ये बोलता है कि इंस्टाग्राम टॉप है, तो हम लोग इधर आते हैं, कॉपी करता हूँ ये लिंक को और इधर मैं इधर पेस्ट करता हूँ पेज चेकर में। आपको इधर पूरा लिखना पड़ेगा वरना नहीं आएगा, www.instagram.com।
ठीक है, तो इसको मैंने सबमिट किया। जैसे मैं इसको सबमिट करता हूँ, अभी आप नीचे आओगे, ठीक है, सो इधर गूगल पेज रैंक आपको आएगा। जस्ट अ मिनट, कॉपी करता हूँ लिंक को, इधर आके हम लोग ने पेस्ट किया और सबमिट किया। ठीक है, सो गूगल पेज रैंक आया 10 आउट ऑफ 10। ठीक है, सो 7 के ऊपर जो भी पेज रैंक आता है वो सब बेस्ट वेबसाइट रहती है बेसिकली। सो ये गूगल ने ये वेबसाइट को रैंक दिया है 10 में से 10। ठीक है, तो आपको इधर आना है और इधर आके ये इंस्टाग्राम का लिंक है और इधर आपको लिख देना है सबका पेज रैंक भी चेक कर लो आप, पेज रैंक क्या है इसका, तो 10 आउट ऑफ 10 है इसका। ठीक है, फिर वैसे ही आप और 2-3 वेबसाइट के नाम सर्च करो, लिखो। तो अभी आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम में अकाउंट बनाना है आपका बिजनेस अकाउंट, और इंस्टाग्राम पे बिजनेस अकाउंट बनाने के बाद उधर जाके आप वीक में 2 या 3 इमेज सबमिट करो, तो उसका मीनिंग ये हो गया कि आपने बैकलिंक जनरेट किया। ठीक है, फिर वैसे ही आपको टॉप वीडियो सबमिशन वेबसाइट लिखना है, तो आपको यूट्यूब नाम आ जाएगा, vimeo.com आ जाएगा, डेली मोशन आ जाएगा, ऐसे 4-5 वेबसाइट के नाम आ जाएंगे जो टॉप में है, वो लोग का पेज रैंक चेक करो। फिर आप यूट्यूब पे जाओ, आपका बिजनेस चैनल क्रिएट करो, चैनल क्रिएट करने के बाद उधर आप वीडियो सबमिट करो, तो उसका मीनिंग ये हो गया कि आपने यूट्यूब में भी बैकलिंक्स क्रिएट किया। फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग है तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब बाय डिफॉल्ट उसमें भी आ जाता है। उसके अलावा दूसरा कुछ बाकी रहता है सोशल मीडिया में, जैसे है ट्विटर है, लिंक्डइन है, उसमें आप अकाउंट बनाओ और उसमें भी आप कुछ पोस्ट सबमिट करो, तो उसका मीनिंग ये हो गया कि आपने सोशल मीडिया पे बैकलिंक्स क्रिएट किया। फिर उसके बाद आता है ब्लॉग सबमिशन। नाउ व्हाट इज ब्लॉग? ब्लॉग मींस आर्टिकल। ठीक है, न्यूज़पेपर में जो लोग लिखते हैं ना कोई चीज के बारे में पूरा बड़ा बड़ा, उसको हम लोग न्यूज़पेपर में बोलते हैं आर्टिकल बोलते हैं बेसिकली। और हम लोग ये टेक्नोलॉजी के लैंग्वेज में अभी नाउअडेज क्या बोलते हैं, ब्लॉग। ब्लॉगर कोई भी बन सकता है, मतलब मुझे अगर सपोज एजुकेशन में बहुत ही नॉलेज है तो मैं एजुकेशन के ऊपर बड़ा बड़ा ब्लॉग लिख सकता हूँ। अगर आपको किसी को ऐसा है कि मुझे कुकिंग में इंटरेस्ट है तो आप कुकिंग के ऊपर ब्लॉग लिख सकते हो। सो बेसिकली ब्लॉग सबमिशन वेबसाइट में भी आपको क्या करना है, सर्च करना है टॉप ब्लॉग सबमिशन वेबसाइट। जो भी ब्लॉग सबमिशन वेबसाइट रहेगी उसमें आपके बिजनेस के रिलेटेड अलग अलग ब्लॉग लिखना है, तो आपने उसका बैकलिंक्स बना दिया, वो हो गया। और लास्ट हो गया आपका टॉप डायरेक्टरी सबमिशन वेबसाइट। ठीक है, जिसमें आपको क्या करना है, आपका डायरेक्टरी मतलब वेबसाइट सबमिट करना है। अभी जैसे अभी ये डायरेक्टरी क्या होता है वो आपको मैं डिटेल में समझाता हूँ। जैसे टेलीफोन का डायरेक्टरी रहता है येलो पेज करके, वैसे वेबसाइट का भी डायरेक्टरी रहता है। अभी मैं इधर गूगल में जाके लिखता हूँ डायरेक्टरी सबमिशन साइट्स। ठीक है, तो बहुत सारी वेबसाइट आएगी डायरेक्टरी सबमिशन की, उसका नाम आएगा। ओके, ये सब जो वेबसाइट है वो डायरेक्टरी सबमिशन वेबसाइट है। इसमें से कोई भी वेबसाइट पे आप जाओ, सपोज हम लोग इसको मैंने कॉपी किया और इधर मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, सो अभी ये www डॉट डायरेक्टरी, ये वेबसाइट शायद बंद हो गया, हम लोग दूसरे वेबसाइट को सर्च करते हैं। टॉप
डायरेक्टरी ओके। ये एक मैंने वेबसाइट ओपन की है, ये वेब डायरेक्टरी है। अभी देखो ये वेब डायरेक्टरी में क्या होता है मालूम है कि अलग अलग कैटेगरीज की वेबसाइट सबमिटेड रहती है। अभी मुझे है ना बिजनेस और इकोनॉमी के रिलेटेड कोई वेबसाइट चाहिए, तो इधर बिजनेस इकोनॉमी में क्लिक करूंगा ना तो उसमें भी कैटेगरी आएगी। सपोज टैक्सेस के रिलेटेड वेबसाइट चाहिए तो टैक्स के रिलेटेड सब वेबसाइट के नाम आ जाएंगे। इन शॉर्ट आपको कोई वेबसाइट सर्च करना है कि हेल्थ के रिलेटेड कौन सी वेबसाइट है, तो ये एक डायरेक्टरी जैसा रहता है। डायरेक्टरी में आपको सब वेबसाइट के लिस्ट मिलते हैं। मुझे एजुकेशन की वेबसाइट चाहिए तो इसमें आपको एजुकेशन की भी वेबसाइट मिलेगी। सो जैसे हम लोग वो येलो पेज टेलीफोन डायरेक्टरी में सब नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं अलग अलग कैटेगरी के रिलेटेड, वैसा आप इसमें वेबसाइट फाइंड आउट कर सकते हो कैटेगरी के रिलेटेड। तो डायरेक्टरी सबमिशन में भी क्या करना है, आप अपनी वेबसाइट को सबमिट करते हो तो उसका मीनिंग होता है कि आपने बैकलिंक्स जनरेट किया, तो आपको इधर सबमिट लिंक पे क्लिक करना है। सबमिट लिंक पे क्लिक करने के बाद वो आपकी वेबसाइट का टाइटल, यूआरएल और डिस्क्रिप्शन पूछेगा, कीवर्ड्स पूछेगा और आपके वेबसाइट का नाम पूछेगा और आपकी वेबसाइट को कौन सी कैटेगरी में रजिस्टर्ड करना है। अभी मेरी वेबसाइट को मुझे एजुकेशन में अगर रजिस्टर करना है तो मुझे इधर टाइप करना है एजुकेशन, तो ऑटोमेटिकली मेरी वेबसाइट जो है वो एजुकेशन में। सो कल उठ के अगर कोई गूगल में जाके एजुकेशन के रिलेटेड वेबसाइट सर्च करता है तो ये फ्री वेब डायरेक्टरी डॉट कॉम वाला जो है वो ऑटोमेटिकली मेरा बैकलिंक सूरत जनरेट करके उसको बताएगा। ठीक है। सो इसको हम लोग बोलते हैं, हम लोग ने क्या किया, डायरेक्टरी सबमिशन वेबसाइट में हम लोग ने बैकलिंक जनरेट किया। तो ये 5 अलग अलग कैटेगरी के अंदर आपको वेबसाइट आपका बिजनेस रजिस्टर्ड करना है और आपको ये हर एक वीक में या 15 डेज के अंदर ये सब कैटेगरी में कुछ ना कुछ सबमिट करना है। तो इसको बोलते हैं कि आप बैकलिंक्स बनाते जा रहे हो आपके वेबसाइट का। ठीक है। सो दिस इज ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। और ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन प्रैक्टिस तो आपको थ्रू आउट द मंथ करना है, मतलब मंथ ऑन मंथ आपको ये एक्टिविटी करना ही है, तो ही आपका बैकलिंक्स है वो आपके वेबसाइट को ऊपर लेके आएगा। और जो ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन जो है वो आपको महीने में 1 या 2 बार ही रिव्यू करना पड़ता है, लेकिन ये ऑफ पेज है वो आपको वीकली बार बार करना पड़ेगा, जिससे आपका लिंक जो है वो वेबसाइट का ऊपर आ सकेगा। ठीक है। सो अभी तक ये सब लोग को मालूम पड़ा क्या होता है एसईओ, ऑन पेज क्या होता है, ऑफ पेज क्या होता है। ठीक है। ये जो मैंने आपको एसईओ टॉपिक बताया, दिस इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है। एक क्वायरी है डायरेक्टरी सबमिशन में। हाँ, कोई भी वेबसाइट का कैटेगरी डाल सकता है। ओके, सो एनी कैटेगरी ऑफ वेबसाइट यू कैन पुट इन डायरेक्टरी सबमिशन, उसमें कोई ऐसा नहीं है। और वो जितने भी डायरेक्टरी सबमिशन वेबसाइट है वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। ठीक है। गलत नहीं डालेगा, बिकॉज अगर गलत डालता है मतलब अगर मैंने कैटेगरी रॉन्ग डाल दिया, अगर वो पर्टिकुलर कैटेगरी, तो मैंने आपको कल ही समझाया था बाउंस रेट बढ़ जाता है। अगर वेबसाइट का बाउंस रेट बढ़ जाएगा ना तो ऑटोमेटिकली उसका एसईओ डाउन हो जाएगा। सो ऐसा जनरली कोई करता नहीं है, बिकॉज अगर सपोज मैंने हेल्थ की वेबसाइट फाइंड आउट की और किसी ने एजुकेशन की वेबसाइट को हेल्थ में सबमिट कर दिया, ओके, और अगर हेल्थ वेबसाइट समझ के मैंने उसको ओपन कर दिया और एजुकेशन की वेबसाइट आ गई, तो फटाक से वो बंद कर देगा। तो उससे बैकलिंक्स सॉरी बाउंस रेट जो है वो बढ़ जाएगा। तो बाउंस रेट बढ़ जाएगा तो आपके वेबसाइट का एसईओ स्कोर उल्टा और डाउन हो जाएगा। सो ऐसा कोई करता नहीं है जनरली। if we create more backlinks it will cost more as clicks will be more। ओके, नहीं इसमें ऐसा कुछ होता नहीं है। बैकलिंक्स मतलब ऑन ऑफ पेज एसईओ में कोई क्लिक का कॉस्ट या ऐसा कुछ होता नहीं है। जस्ट यू हैव टू सबमिट द लिंक, मतलब इमेज वीडियो जो भी है वो आपको अलग अलग जगह पे सबमिट करना है। सो इसका कोई कॉस्ट नहीं है। सो आप
जितना बैकलिंक्स, लेकिन यस ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दिन में आप 5-5, 6-6, 10-10 इमेज सबमिट करो और बैकलिंक्स बढ़ाते जाओ, ठीक है। Can you please tell me how much time will crawler take to come to our website? That is not ये जो आपका क्वेश्चन है वो कोई भी फिक्स नहीं बोल सकता क्रॉलर कभी आता है, ठीक है। बिकॉज गूगल भी ऐसा हम लोग को बोलता नहीं है कि वो 15 दिन में आएगा, 2 दिन में आएगा, 5 दिन में आएगा। कभी भी आ सकता है। आज आया तो वो कल भी आ सकता है, आज आया तो वो 1 महीने के बाद भी आ सकता है। बिकॉज इट इज अ रोबोट एक्चुअली। सो उसमें हम लोग भी डिसाइड नहीं कर सकते कि वो कभी आना चाहिए, और गूगल भी हम लोग को नहीं बताता है वो कभी आ सकता है बेसिकली, ठीक है। सो दिस इज एसईओ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओके। अगर आप गूगल में जाके लिखोगे ना जॉब्स इन एसईओ करके, तो हाईएस्ट पे जो मिलता है डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड के अंदर वो एसईओ वालों को मिलता है बेसिकली, ठीक है। सो एसईओ अगर आपका जितना पावरफुल होगा, जितना अच्छा होगा, उतना आपको जॉब भी अच्छा मिल सकता है। सेकंड थिंग, एसईओ इज अ वन पार्ट ऑफ अ डिजिटल मार्केटिंग। इस तरह से दूसरा सोशल मीडिया मार्केटिंग भी है, गूगल एड्स भी है, अफिलिएट मार्केटिंग है, एडसेंस मार्केटिंग है, बहुत सारी ऐसी अलग अलग चीज है जो आप सीख के उसमें से भी पैसा घर पे बैठ के भी अर्न कर सकते हो, और अच्छे से अच्छा उसमें करियर भी बना सकते हो। सो 2 दिन जो लोग ने भी ये वेबिनार अटेंड किया और एसईओ सीखा, और जो लोग को एसईओ इंटरेस्टिंग लगा, वैसे ही उसके रिलेटेड ये जितने भी टॉपिक्स दूसरे मैंने बोले उतने ही इंटरेस्टिंग है, जिसमें आप बैठ के करियर भी बना सकते हो। दूसरा, अगर सपोज आपके फादर का बिजनेस है, पेरेंट्स का बिजनेस है, तो आप अपने वेबसाइट, आप अपने फादर के बिजनेस को भी डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू और भी नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो, ठीक है। सो जिसको भी डिजिटल मार्केटिंग फील्ड के अंदर करियर बनाना है, ठीक है, तो डेफिनेटली वो मेरे पास आके गाइडेंस ले सकता है। और डिजिटल मार्केटिंग के सिवा आपको और कोई भी फील्ड में ऐसा है कि मुझे सर ये फील्ड में करियर बनाना है, तो टेक्नोलॉजी वाइज मुझे क्या अच्छा पड़ेगा, सो वी विल गाइड यू अकॉर्डिंगली, ठीक है। सो आप लोग को मैं मेरा मोबाइल नंबर भी दे देता हूँ अगर किसी के पास नहीं होगा तो। और यू कैन एनी टाइम विजिट राज कंप्यूटर्स महावीर नगर सेंटर। सो आप आके गाइडेंस भी ले सकते हो, ओके। और आपको कुछ भी इसमें डाउट्स रहेगा, क्वायरीज रहेगा, वी कैन सॉल्व दैट डाउट्स और क्वायरी, ओके। सो दिस इज माय मोबाइल नंबर, ओके। सो इफ यू हैव एनी डाउट्स, क्वायरी, आपको पेरेंट के साथ गाइडेंस के लिए आना है। अगर आपको आना नहीं है, रिस्क नहीं लेना, वी कैन अरेंज जूम मीटिंग 1-to-1 एंड वी कैन टॉक विद पेरेंट्स ऑल्सो, ओके। और दिस इज माय ईमेल आईडी, जिसके ऊपर अगर आपको कुछ क्वायरीज है, डाउट्स है, तो उस पर आप लिख के सेंड कर सकते हो मुझे, ठीक है। सो होप आप लोग को, सब लोग को ये 2 दिन का सेशन अच्छा लगा, कुछ नया सीखने मिला आप लोग को। अगर आपको सीखने मिला तो मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम पे राज महावीर नगर नाम का पेज है, प्लीज़ आप उसको लाइक करो और उसके अंदर फीडबैक्स दो। सो डेफिनेटली वी विल अरेंज कमिंग वीक्स में बहुत सारे अलग अलग सेमिनार, वेबिनार भी आने वाले हैं। वी विल इन्फॉर्म यू रिगार्डिंग दैट ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस सेमिनार। और कुछ भी डाउट्स होगा, क्वायरी होगा, मैंने आपको जो ईमेल आईडी दिया है उस पर आप मुझे आपका ईमेल जो क्वेश्चंस है वो सेंड कर सकते हो। थैंक यू वंस अगेन ऑल ऑफ यू, एंड हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।